हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 15 फरवरी से लेकर आपके पास 21 फरवरी तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने अपनी पुरानी वाली शीट कवर कर ली होगी और उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर आपके पास होंगे वो आपने कवर कर लिए होंगे और जो स्टैटिक उसके साथ ऐड किया गया था वो आपने ऐड कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और अगला सेक्शन जो है हमारे पास जैसे कि आप सबको पता है कि पहले हम क्या कराते हैं आपको क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे और इसका आंसर आप हमें बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है बच्चे, यहाँ पे अपॉइंटमेंट का और पर्संस इन न्यूज का सेक्शन आपके पास देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो इसके साथ फैक्ट बनते होंगे फिर से हम क्या करेंगे, सारे के सारे फैक्ट्स को कनेक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि किसके साथ आता है, अपॉइंटमेंट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है जिनके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है आपके पास कि इलेक्शन कमिश्नर, क्या नाम है बेटा इनका, गौर करेंगे यहाँ पर, ज्ञानेश कुमार वॉज अपॉइंटेड एज 26th। गौर करो क्या लिखा हुआ है, ये पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, क्या नाम था इनका, ज्ञानेश कुमार, और अब ये 26वें नंबर के क्या बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। किसके द्वारा, तो ध्यान देंगे, बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड सिलेक्शन कमेटी। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम आपने बोला ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो इसके अंदर फिर पीएम कैसे अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब पीएम अपॉइंट कर रहे हैं बोलने का मतलब है कि पीएम की कौन सी कमेटी आ गई जो इन्हें अपॉइंट कर रही है। तो गौर करेंगे और समझेंगे इसके साथ साथ का क्या क्या चीजें आपके पास आती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रुक कर पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी के साथ आगे चलते हैं और पहले डिटेल में समझते हैं कि क्या ये न्यूज़ कहना चाहती है। ठीक है, गौर करते हैं, देखिए क्या कहती है। कहता है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट, कौन सा वाला बच्चे यहाँ पे, 2023 वाला। इसका मतलब है ऐसा कोई पहले एक्ट होगा जिसको क्या किया गया होगा, रिपील किया गया होगा या फिर रिप्लेस्ड किया गया होगा। तो आप गौर करेंगे 1991 का एक एक्ट था जो क्या कहता था, गौर करना, जो कहता था सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो इसी 1991 वाले एक्ट को चेंज करके अब कौन सा एक्ट आया है, 2023 का एक्ट आया है। क्या कहता है समझते हैं और क्लियर करते हैं। क्या कहता है देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है विद द प्रेसिडेंट अपॉइंटिंग देम। गौर करना, कौन अपॉइंट करेंगे यहाँ पर, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, पर किसकी रिकमेंडेशन से, तो किसके रिकमेंडेशन से, एक कमेटी बनाई जाएगी बेटा। उस कमेटी में कौन होगा, प्रधानमंत्री, उसके अलावा कौन होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और कौन होगा, लीडर ऑफ द ओपोजिशन और द लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी इन दी लोकसभा। अब इजी भाषा में समझो मैं क्या कहना चाह रही हूं। ठीक है, समझो इस बात को। देखो क्या हमने बोला कि ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट कर लिया, ज्ञानेश कुमार को क्या बनाया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा रहा है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया। पर क्या लिखा था यहां पर कि मोदी की कोई क्या है, सिलेक्शन कमेटी है, उसने इनको अपॉइंट करा है, मतलब उनके द्वारा इसे क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो फिर कैसे, तो क्या हुआ, वहां पर एक एक्चुअली में एक्ट था पहले वाला 1991 वाला, इस एक्ट को चेंज करके अब यहां पर क्या आता है बच्चे, एक नया एक्ट लाया जाता है जिसका नाम क्या है, 2023 का एक्ट। और इस एक्ट के अंदर जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा या इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा तो उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बैठेगी और वो सिलेक्शन कमेटी नाम देगी, और फिर सिलेक्शन कमेटी बोलने का मतलब है पहले एक सर्च कमेटी बैठेगी और ये सर्च कमेटी, जैसे अब इजी भाषा में समझो, मान लेते हैं 5 लोगों का नाम ऐसे नॉमिनेट हो रहा है कि ये क्या बन सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। तो पहले इन सबके नाम क्या किए जाएंगे, सर्च कमेटी काम करेगी। सर्च कमेटी के भी कौन होंगे हेड, यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, और उसके बाद फिर ये नाम किसको देंगे बच्चा, सिलेक्शन कमेटी को देंगे। फिर सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी, उस पर्सन को अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात थोड़ी बहुत यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्या कहता है, कहता है इससे पहले, अब ये तो नया वाला प्रावधान हो गया ना, इससे पहले क्या था, कहता है देयर वाज नो डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑन द एडवाइस ऑफ। अगर पहले अपॉइंटमेंट होती भी थी तो वो कैसे होती थी, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो कौन अपॉइंट करते थे, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसे अपॉइंट किया करते
जाते थे। तो कहता है, अब देखो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया। अब कहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर। तो कौन अपॉइंट कर रहा है यहाँ पे, क्या क्राइटेरिया है, सॉरी। तो कहता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास इंटीग्रिटी हो, जिसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस हो किसका, इलेक्शन को मैनेज करने का, और या फिर वो किसके बराबर होना चाहिए, और हैविंग बीन अ सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट। तो सेक्रेटरी लेवल के पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगला कहता है अब उसका टर्म कितना रहेगा बच्चे यहाँ पे, तो टर्म कितना रहने वाला है, अभी भी 6 साल विद नो रीअपॉइंटमेंट। मतलब अगर एक बार आप यहाँ से क्या चले गए, रिटायर हो गए, तो आप क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। और रिमूवल प्रोसेस कैसा रहेगा, तो रिमूवल प्रोसेस कैसा रहेगा, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वैसा ही रहेगा आपके पास रिमूवल प्रोसेस। कहता है द चेंज इन दिस सिलेक्शन प्रोसेस came after the Supreme Court's recommendation for an independent selection process। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ठीक है, यहां तक समझ में आया। पहले आपको यही वाला पूरा पैरामीटर समझना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। एक्चुअली में बेटा इस एक्ट को लाने का कारण क्या था, तो हमारे पास पहले तो यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि इस एक्ट को लाने का कारण क्या था। तो इस एक्ट को लाने का कारण था और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए किसके अपॉइंटमेंट में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट में और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी को लाया जाए, इसीलिए ये लाया गया था, ठीक है। अब वापस आओ और फिर समझो क्या बोलना चाह रहा था, और फिर हमें यहाँ पर और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। अब देखो कहता है ये जो ज्ञानेश कुमार है ये किसे सक्सीड करेंगे, अब यहाँ पे राजीव कुमार को, कोई भारी बात नहीं यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद ये ज्ञानेश कुमार क्या बन जाएंगे बच्चे, ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे जिनको अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा, न्यूली एस्टैब्लिश लॉ गवर्निंग सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। और सिलेक्शन कमेटी अभी हमने पीछे पढ़ा उसमें कौन कौन व्यक्ति रहेगा, ठीक है। उसके साथ कहता है अब इससे पहले ये कौन थे बच्चा, इलेक्शन कमिश्नर थे, कोई भारी बात नहीं है। अगला कहता है डॉक्टर विवेक। अब लॉजिकली सोचो, देखो लॉजिकली देखो यहाँ पे समझो, जो इलेक्शन कमीशन है बेटा वो कितनी मेंबर बॉडी है हमारे पास, 3 मेंबर बॉडी है। तो 3 मेंबर में से एक तो कौन बनेगा, एक गौर करो आप यहाँ पर, एक कौन बन गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। तो एक सीट तो खाली हो गई ना इलेक्शन कमिश्नर की, तो उनकी जगह पर अब कौन अपॉइंट होंगे यहाँ पे, डॉक्टर विवेक जोशी, और ही इज करेंटली पोस्टेड एज चीफ सेक्रेटरी इन हरियाणा। तो ये भी सेक्रेटरी थे हरियाणा में, तो इनको तो लाया जाएगा इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे। और राजीव कुमार की रिटायरमेंट हो रही है, तो इनके बाद कौन आएंगे, ज्ञानेश कुमार, ठीक है। और क्यों लाया गया इतना सारा प्रावधान, ताकि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके किसके अंदर, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर्स के अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो चीज़ें स्टैटिक की हमारे पास ऐड होती हैं उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए गौर करते हैं। देखिए जब भी हम इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, जब भी हम किसकी बात करेंगे बेटा, जब भी हम इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो आपने गौर करना है ये कैसी बॉडी है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे ये कैसी बॉडी आती है आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है। कैसी बॉडी आती है बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशनल। सबसे पहले आप ये क्लियर रखेंगे, ठीक है। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बच्चा तो इसके बारे में संविधान में भी कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा ना, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल होना। तो आप गौर करते हैं कहां पर मेंशन है, तो आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 और पार्ट नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा 15th किससे डील करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके बारे में तो आप गौर करेंगे ये कितने मेंबर बॉडी है, तो मैंने आपको बता दिया ये कितने मेंबर बॉडी है, तो ये 3 मेंबर बॉडी है। कितनी मेंबर बॉडी है बच्चा, 3 है, जिसमें से एक कौन होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखना है, और बाकी 2 कौन होंगे, इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस बॉडी की याद में, अब ये बॉडी बनी कब थी, तो आप गौर करेंगे 25 जनवरी 1950 को ये बॉडी हमारे पास बन गई थी।
किस बॉडी की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बॉडी बन चुकी थी और इसीलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं बच्चे, इस दिन हम नेशनल क्या मनाते हैं, वोटर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चा यहाँ पर, नेशनल वोटर्स डे यहाँ पर हम मनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी साल अभी इसी जनवरी के करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि 25 जनवरी को हमने क्या मनाया था, नेशनल वोटर्स डे मनाया था। क्लियर हो गया। उसके साथ जब भी अब वोटर आ जाए तो आप याद रखेंगे वोटिंग एज क्या थी, क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर, वोटिंग एज की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो वोटिंग एज की जब भी हम बात करेंगे बेटा, पहले कितने साल थी, पहले थी 21, अब कितनी की गई बच्चा, 18। तो आप याद रखेंगे पहले वोट देने की उम्र क्या थी हमारे पास, 21 साल थी और 21 साल से कितनी करी गई थी बच्चा, 18। कौन सी अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट 1988 को इस उम्र को यहां पर घटा दिया गया था। क्लियर हो गया। एक और फैक्ट आ गया। उसके अलावा अब निकालते हैं आपके पास अदर पेपर के क्वेश्चन जो कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, जो मतलब क्लैरिकल पेपर में बन जाते हैं क्वेश्चन, गौर करते हैं। सबसे पहला बच्चा, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? तो ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुकी हूं। इसका आंसर हमारे पास आएगा सुकुमार सेन। क्या नाम आएगा बेटा इनका, सुकुमार सेन, याद रखना है आपने। और सुकुमार सेन जो है, अगर हम बात करते हैं 1950 से लेकर 1958 तक इनका टेन्योर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर 1950 का टेन्योर दिख रहा है तो इसका मतलब हो गया कि इन्हीं के टाइम पर इंडिया में पहले जनरल इलेक्शन करवाए गए होंगे। क्या कराए गए होंगे बच्चे यहाँ पे, पहले जनरल इलेक्शंस यहाँ पर करवाए गए होंगे। ठीक है, और जब भी हम पहले जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो अभी 2024 में आपके पंजाब का पेपर था, वहां क्वेश्चन था, तो आप गौर करेंगे 25 अक्टूबर 1951 को ये इलेक्शन स्टार्ट हुए थे। गौर करना, 25 अक्टूबर 1951 को ये इलेक्शन स्टार्ट हुए थे और 21 फरवरी 1952 तक ये इलेक्शन यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पेपर का क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक बात और सीख लेते हैं यहाँ पर, अगर आया ये इलेक्शन कमीशन, ताकि हम कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आए अपने पेपर के लिए, तो आप गौर करते हैं बच्चा। इसके साथ आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछे फर्स्ट फीमेल कौन थी यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आंसर था वीएस रामा देवी। क्या नाम था बच्चे इनका, वीएस रामा देवी। आप याद रखेंगे ये पहली फीमेल क्या बनती हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे पास बनती हैं। ठीक है, और बहुत कम टेन्योर था, मतलब कुछ महीनों का टाइम था इनका, 1990 में ही, नवंबर से दिसंबर, बहुत ही कम टाइम पीरियड था, पर ये रही है तो हमारे पेपर के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन और निकाल लेंगे हम कि पहला ईवीएम। ठीक है, अब जब भी आपके पास ये सारे क्वेश्चन आएंगे इलेक्शन कमीशन, तो आप याद रखेंगे पहला ईवीएम कब आया था बच्चे, तो आप याद रखेंगे 1982। ईवीएम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था बच्चे, तो केरला में, और कब हुआ था, 1982 में। ठीक है, तो आई होप आपको पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर समझ में आया होगा, और जो जो इसके साथ फैक्ट बनते होंगे वो आपने यहाँ पर क्या कर लिए होंगे, जोड़ लिए होंगे। ठीक है, और एक चीज़ और आप यहाँ पे लॉजिकली देख सकते हैं कि जब भी हम इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, जब भी हम ईसी की बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन किन किन के इलेक्शन कंडक्ट कराता है, तो गौर करेंगे पहले राज्यसभा आ जाएगा, लोकसभा आ जाएगा, विधानसभा आ जाएगा, गौर करना। और उसके अलावा अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन आ जाएंगे आपके पास, और उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर पॉइंट सारे के सारे क्लियर रखने हैं। ठीक है, स्टेट का जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी होता है, याद रखना वो नहीं करवाता है, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी और जो अपने पास पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो कौन कराता है, वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये आपके शायद एक्साइज के पेपर का क्वेश्चन भी था, तो आप गौर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड कहता है चौथी वुमेन सीएम अपॉइंट हुई हैं, कहाँ की बेटा, तो दिल्ली की अपॉइंट हुई हैं। अब बात करते हैं, याद करो अभी पिछले कुछ दिनों पहले, तो यहाँ पहले इस सेकेंड पॉइंट को पढ़ते हैं, फिर न्यूज़ पे आते हैं। कहता है कि दिल्ली की चौथी वुमेन सीएम बनी है, ये तो हमें क्लियर हो गया।
कौन बनी है बात करते हैं। उसके अलावा पहली कौन थी, तो सुषमा स्वराज। सेकंड कौन आती है, शीला दीक्षित। और तीसरी की तीसरे की अपॉइंटमेंट जो है वो हमने पिछले साल हमने क्या करा था, इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो ये कौन आती है आपके पास, अतिशी, तो आप यहाँ पर भी नहीं याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अब आते हैं न्यूज़ पे क्या कहता है। कहता है रेखा गुप्ता, इनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी बड़ी ज़्यादा, कहाँ पर, टेलीग्राम पे नहीं, सॉरी इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो आपने देखी भी होगी। रेखा गुप्ता बीजेपी पार्टी की है और कौन से नंबर की सीएम बनी है, 9वें नंबर की सीएम बनी है। किसकी बच्चा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली की, याद रखना है आपने। उसके अलावा एक व्यक्ति है जिनका नाम है परवेश सिंह वर्मा, ये क्या बने हैं बच्चे, इनके डिप्यूटी सीएम बने हैं, याद रखेंगे। इन्हें अपॉइंट करने वाले कौन थे, तो इन्हें अपॉइंट करने वाले थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। गौर करो, मैंने आपको बताया था कई बारी कि यूटी में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, गवर्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वैसे वैसे नाम वहां पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और क्या नाम है उनका, विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने इनको ओथ भी दिलाई है। अब ओथ कौन सी खाई है, देखो जरा सा, ऑफिस एंड सीक्रेसी। कई बार मैंने आपको बताया है कि जो भी सीएम होता है वो क्या करता है, वो ओथ खाता है। किसकी बच्चे, तो वो ओथ खाता है ऑफिस एंड सीक्रेसी की। क्यों ऑफिस और सीक्रेसी की, ताकि कल को ऐसा थोड़ी कि सब कुछ हमें बताएंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि सारी जो सरकारें होती हैं वो कभी, जो सीएम होता है बेटा वो हमें थोड़ी बताएगा सारी बातें। ठीक है, कुछ बातें उसको क्या रखनी पड़ती है, सीक्रेसी पे रखनी पड़ती है, हमारी भलाई के लिए भी, कई बार अपनी भलाई के लिए भी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे यहाँ तक आपके पास। अब अगला देखते हैं, यहां तक क्लियर है आपके पास। अब फैक्ट जोड़ते हैं क्या कहता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हमें। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अगर मान लो पंजाब का सीएम अपॉइंट करना होता, पंजाब का, या फिर मान लो पंजाब हो गया आपके पास, या मान लो हिमाचल प्रदेश हो गया, या किसी भी और राज्य का अगर सीएम अपॉइंट होना होता, तो आर्टिकल नंबर कौन सा वाला आता, आर्टिकल नंबर 164 आता। क्यों, क्योंकि राज्यों का सीएम तो इसी आर्टिकल के अंदर अपॉइंट होता है। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, जो रेखा गुप्ता है, ठीक है, यह रेखा गुप्ता जो है वो किसकी सीएम बनी है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली की बनी है। तो कौन से आर्टिकल के अंदर ऐसा हुआ है, तो गौर करते हैं बच्चा। हमारे इंडिया में ऐसी 3 ही यूनियन टेरिटरीज है। कितनी यूनियन टेरिटरीज है बच्चा, 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास क्या है, अपनी खुद की विधानसभा है, जिनके पास अपनी खुद की क्या है, विधानसभा है। और उसी में से पहली विधानसभा कहाँ की आती है बच्चे, तो आप गौर करेंगे दिल्ली। सेकंड कहाँ की आती है, तो आप याद रखेंगे पुडुचेरी, क्लियर रखेंगे अपने पास। और तीसरा आप याद रखेंगे कहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर। पहले 2 ही यूटी थी, अब 3 हो चुकी हैं, तो कोई बारी बातें नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आर्टिकल कौन सा आता है, ठीक है, आर्टिकल कौन सा आता है, तो गौर करते हैं बच्चे। जब हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल में आपको क्लियर रखना बच्चे कि एक्चुअली में सीएम, यूटी में सीएम होगा ऐसा कोई प्रावधान नहीं था पहले। ठीक है, गौर करना, यूटी में कोई सीएम होगा ऐसा कोई प्रावधान नहीं था पहले। इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया गया, 66th अमेंडमेंट लाया गया। गौर करेंगे, 66th अमेंडमेंट लाया गया कब, 1991 में। मैं रिपीट कर रही हूं, यूटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि वहां पे क्या हो सकता है, सीएम हो सकता है। तो क्या लाया गया, 66th अमेंडमेंट। कोई चीज ऐड होगी तो अमेंडमेंट लगेगा ना, 1991 का। और इसके अंदर क्या किया गया, आर्टिकल नंबर 239A याद रखना, और आर्टिकल नंबर 293AB ये कहता है कि क्या हो सकता है, ये आर्टिकल कहता है आपके पास, ये आर्टिकल कहता है कि जो सीएम होगा दिल्ली का, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। तो कौन अपॉइंट करेंगे ने, इन्हें करेंगे अपॉइंट प्रेसिडेंट। ये कौन से आर्टिकल कह रहे हैं आपके पास, तो आप गौर करेंगे आर्टिकल नंबर 239AA। और कौन सा आता है इसके बाद, 239AB आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपके पास आ गया एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, चलिए अब इसके साथ का भी थोड़ा सा स्टैटिक जोड़ लेते हैं ताकि हम कोई भी पेपर में गड़बड़ यहाँ पर ना करें। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में भी, और जो फैक्ट जुड़ता होगा दिल्ली के साथ वो आप यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो बेटा मैं आपको वही करा रही हूँ जो रिपीटेडली आपके पेपर में देखे गए हैं पिछले साल में। ठीक है, गौर करते हैं। देखिए,
जब हम दिल्ली की बात करते हैं बेटा, गौर करना यहाँ पे, जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली अभी से थोड़ी बनी पड़ी है, दिल्ली मुगलों की भी राजधानी रही है और बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर हुई हैं दिल्ली में, ठीक है। अब समझो बच्चा, देखो दिल्ली को एक्चुअली में सबसे पहले किसकी राजधानी बनाया गया था? तो किसकी राजधानी बनाया गया था? ब्रिटिश इंडिया की राजधानी इसे बनाया गया था। और ब्रिटिश इंडिया की राजधानी इसे कब बनाया गया था? तो आप गौर करेंगे 12 दिसंबर 1911 को ये अनाउंसमेंट कर दी थी किसने? तो अंग्रेजी राजा का नाम क्या था? जॉर्ज V। और जॉर्ज V क्यों आया था यहाँ पर? क्योंकि दिल्ली दरबार सजाया गया था और उस दिल्ली दरबार में कौन आया था? ये जॉर्ज V 1911 में। और यहाँ पर इसने अनाउंस करा था कि आने वाले समय पे कैपिटल क्या बनेगी? दिल्ली बनेगी। और कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी? तो पहली राजधानी कैलकाटा, और कैलकाटा से क्या बनेगी बेटा? दिल्ली बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी? कैलकाटा से दिल्ली राजधानी बनेगी। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। अगर राजधानी शिफ्ट होगी तो वहाँ पे राष्ट्रपति भी तो सॉरी, मतलब अब इस वाले कंटेक्स्ट में समझो पहले, अगर राजधानी शिफ्ट होगी तो वाइस रॉय भी तो रहेगा ना वहाँ पर। तो गौर करना यहाँ पर, इस समय पे वाइस रॉय कौन है? तो इस समय है लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। और हार्डिंग कौन सा वाला? 1 नहीं, कौन सा वाला हार्डिंग है? 2 है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके अलावा अब आप गौर करते हैं, यहाँ वाली बात समझ में आ गई पहले आपको। अब एक दूसरा फैक्ट समझो इसके साथ का, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या कहता है बेटा? दूसरा कहता है कि जब, अब देखो हार्डिंग ने रोड में थोड़ी रहना था दिल्ली में जाकर, तो इसके लिए क्या करना था? वाइस रॉय हाउस हो सब कुछ बनना था अभी, तो वो किसने डिजाइन करा था? तो आप याद रखेंगे एडविन ल्यूटियंस, नाम नहीं भूलना है आपने यहाँ पर। और उसके अलावा एक और नाम आता है हार्बर्ट बेकर। इन दोनों ने किसे डिजाइन करा था बच्चे? तो आप गौर करेंगे, डिजाइन बोलने का मतलब है दिल्ली को डिजाइन किया गया, या दिल्ली को तो नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी, दिल्ली को नहीं डिजाइन किया गया, उस बिल्डिंग को डिजाइन करने वाला या ब्रिटिश आर्किटेक्ट कौन थे? तो आप याद रखेंगे एडविन ल्यूटियंस आते हैं आपके पास, और कौन आते हैं? हर्बर्ट बेकर आते हैं, ठीक है। और इस नई राजधानी का उद्घाटन कब किया गया था बच्चे? तो आप गौर करेंगे, इस नई राजधानी का उद्घाटन किया गया था 13 फरवरी 1931 को किया गया, क्योंकि बच्चा टाइम भी तो लगना था ना वाइस रॉय हाउस बनने में। तो गौर करेंगे, और इस समय वाइस रॉय कौन था? तो इस समय वाइस रॉय लॉर्ड इरविन था। कौन था बच्चे यहाँ पे? लॉर्ड इरविन था। और ये वही इरविन है जिसके साथ गांधी की बातचीत भी हुई थी और चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरी की पूरी प्लानिंग करी थी कि इस बंदे को उड़ा देंगे कहाँ से? बम फेंक के, ठीक है। चलिए, हो गया आपके पास यहाँ तक का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अब अगले 2-3 फैक्ट और देख लेते हैं, ठीक है। आइए, उसके बाद ये आपको पता ही है कि दिल्ली में इलेक्शन हुए और कितनी सीटें जीत गए? 48, और आउट ऑफ कितनी सीट्स में से? 70 में से। और उसके अलावा अब देखो एक और क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन निकालते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कहता है यहाँ पर, ये अब आप गौर करते हैं, ठीक है। देखो कहता है ये जो रेखा गुप्ता है, रेखा गुप्ता ही है ना आपके पास, कौन अपॉइंट हुई है यहाँ पर? तो रेखा गुप्ता ही तो हुई है। तो रेखा गुप्ता की जब आप बात करते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या आती है बच्चे यहाँ पे? शालीमार बाग। गौर करना, शालीमार बाग कहाँ पर आते हैं? तो ये आप जम्मू कश्मीर लिख लेंगे। कहाँ पर आते हैं बच्चे ये? तो शालीमार बाग कहाँ पर आते हैं? जम्मू कश्मीर में आता है। और जब भी हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, या फिर आप प्रॉपर बात करें, मतलब जम्मू कश्मीर की राजधानी है बच्चे श्रीनगर, श्रीनगर में आता है एक्चुअली में कौन सा वाला बाग? ये शालीमार बाग। इसे बनवाया किसने है? तो 1619 में इसे बनाने वाला कौन था बच्चे? जहांगीर। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जहांगीर की तबीयत बहुत खराब रहती थी और जहांगीर ने अपने आखिरी के दिन या अपने आखिरी का समय कहाँ पर काटा था? तो वो कहाँ पर काटा था? जम्मू कश्मीर में या श्रीनगर में काटा था, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला सेक्शन कौन सा आता है बच्चे हमारे पास यहाँ पे? नेशनल। और इसके साथ क्या क्या फैक्ट बनते हैं ये बात कर लेते हैं, ठीक है। ये न्यूज़ आप तक सब तक पहुंच चुकी थी कि मणिपुर में क्या लग गया बच्चे? तो मणिपुर में लग गया प्रेसिडेंट रूल। क्या लग गया? मणिपुर में सेंट्रल रूल लग गया, ठीक है। सॉरी, सेंट्रल रूल कह लो या प्रेसिडेंट रूल कह लो, एक ही बात है। समझते हैं, एक एक चीज़ को पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं पहले और उसके बाद फिर पूरा डिटेल में समझते हैं कि क्या ये न्यूज़ हमारे पास कहती है, ठीक है। आइए देखो क्या कहती है।
कहती है कि प्रेसिडेंट रूल लग गया कहां पर, मणिपुर में। अब मणिपुर के साथ फैक्ट भी जोड़ेंगे और समझते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, देखो बेटा, सेंटर में किसकी सरकार है? सेंटर में बीजेपी की सरकार है। जो मणिपुर में सरकार थी वीरेंद्र सिंह की, वो भी किसकी सरकार थी? वो भी बीजेपी की थी। तो जो सेंटर की बीजेपी सरकार थी वो अपनी बीजेपी सरकार को एक्चुअली में बचा नहीं पाई। ठीक है, क्यों नहीं बचा पाई? क्योंकि झगड़ा अभी का नहीं है, झगड़ा एक्चुअली में मणिपुर की दो कम्युनिटीज का है। ठीक है, ये दो एथनिक ग्रुप्स का है जिनकी आप बात करते हैं, और उन एथनिक ग्रुप्स को आप ट्राइबल ग्रुप्स भी कह सकते हैं, और उन ट्राइबल ग्रुप्स का नाम है, एक आप याद रखेंगे, कुकी। क्या नाम आता है बेटा इनका? कुकी, जो कि धर्म से क्या है? वो लोग क्रिश्चियंस हैं, याद रखेंगे, और जिनको कौन सा स्टेटस एक्चुअली में मिला हुआ है? शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस इनको एक्चुअली में मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा दूसरी कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो दूसरी कम्युनिटी का नाम आता है यहाँ पे मेइटी। क्या नाम आता है इसका? मेइटी भी पढ़ते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ये कौन से धर्म के लोग हैं? तो ये हिंदू धर्म के लोग हैं, याद रखना है। और 51% पॉपुलेशन किससे भरी है? मणिपुर की मेइटी से भरी हुई है, याद रखना है। और ये बिल्कुल विष्णु की पूजा करते हैं, वैष्णवाइट लोग हैं ये लोग, बहुत पूजा पाठ करते हैं। पर इनको कौन सा स्टेटस नहीं मिला हुआ था वहां पर? एसटी का स्टेटस इनको वहां पर नहीं मिला हुआ था। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस इनके पास नहीं था। बस इसी कह सकते हो आप यहाँ पे इसी स्टेटस के लिए एक झगड़ा उठता है इस दोनों कम्युनिटी के बीच में। वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि 2022 और 23 का ये झगड़ा थामे नहीं थमता उस समय पे, और उस समय सरकारें कुछ नहीं करती हैं। ठीक है, अब जाकर सरकारों को याद आया, और अब सरकार ने याद आया, मतलब क्यों याद आया? क्योंकि एक्चुअली में सरकार को लगा था, केंद्र सरकार को लगा था कि राज्य की जो सरकार है, मतलब जो बीरेंद्र सिंह है, वो क्या कर लेंगे बेटा? वो एक्चुअली में इन दोनों के बीच में चल रहे झगड़े को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे और शांत कर देंगे यहाँ पर, जो कि नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या करना पड़ा? वीरेंद्र सिंह को यहाँ पर रिजाइन देना पड़ गया। और जैसे ही इन्होंने रिजाइन दिया, फिर इनको बोला गया कि आप कोई और नाम बता दीजिए भाई, कि आपकी जगह कोई और हम सीएम अपॉइंट कर लें। तो ये वो भी नहीं बता पाए, जिसके कारण क्या हुआ बेटा? अब जिसके कारण ये वायलेंस मतलब ये जो चीज़ें बढ़ती चली गई, और अब क्या लगा दिया गया वहाँ पर? प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखना बेटा, ठीक है, एक बात और याद रखना, जो ये कह सकते हैं आप यहाँ पर, जो इनके बीच का जो डिस्प्यूट चल रहा था, इनके बीच का जो डिस्प्यूट है बेटा, वो अभी का भी नहीं है, वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। मतलब ऐसे समझो कि जो लोग माइग्रेट होकर कहाँ पर आके सेटल होते रहे? मणिपुर में, उनका एक्चुअली में ये झगड़ा था। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। कहता है यहाँ पे द मिनिस्ट्री, अच्छा गौर करना यहाँ पे क्या लिखा है। कहता है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसने प्रेसिडेंट रूल लगवाया मतलब किसने लगाया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर किसके पास है? अमित शाह के पास है। कहता है इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ सीएम, और सीएम का नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह। दिस मार्क्स द 11th इंस्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट रूल बीइंग इम्पोज्ड इन द स्टेट सिंस द इट्स फॉर्मेशन इन 1951। तो जब से ये राज्य बना होगा तब से लेकर अब तक कितनी बार यहां पर लग चुका है प्रेसिडेंट रूल? तो आप गौर करेंगे 11 बार। कहता है लास्ट कब हुआ था बेटा? तो जून 2001 से लेकर और फिर उसके बाद मार्च 2002, जो कि कितने दिन रहा था? 277 डेज यहां पर रहा था। ठीक है, कहता है एन बीरेंद्र सिंह रिजाइंड ऑन फरवरी 9 फरवरी को इन्होंने रिजाइन दे दिया। नियरली 21 मंथ, गौर करना, दो झगड़े चल रहे हैं किसके बीच में? मेइटी और किसके बीच में? कुकीजो कम्युनिटी के बीच में। और बिगिन, ये कब झगड़े शुरू हुए थे? ये तो झगड़े एक्चुअली में मई में शुरू नहीं हुए बेटा, बड़े पुराने झगड़े हैं ये, बड़े पुराने झगड़े हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखना, क्योंकि मणिपुर जो है वो मणिपुर एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। किसके साथ करता है? म्यांमार। तो अगर आप देखें इन दोनों के झगड़े में, तो इन दोनों के झगड़ों में ड्रोन चल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के झगड़ों में फाइटर जेट्स चल रहे हैं। तो गौर करने वाली बात है, अगर हम सरकार से, अगर हम आर्मी से इतने स्ट्रांग थे तो हमने तब क्यों नहीं लगा दिया? ठीक है, तो थोड़ा सा चलो सरकारों का रहता है यहाँ पे गड़बड़। अब यहाँ पे क्या कहता है? विच रिजल्टेड इन ओवर 250 डेथ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1000। आप कभी भी कियोस वाली जगह पे नहीं रहना चाहेंगे, तो आपने क्या करा होगा? वहां से लोगों ने माइग्रेट भी किया होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 174(1) क्लॉज, ध्यान देना, 174 क्लॉज नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट असेंबलीज मस्ट कन्वे विद इन 6 months ऑफ देयर लास्ट सेशन। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? पहले तो आपको इन्फॉर्म भी वहां पर
करना पड़ेगा। कहता है यहाँ पर द मणिपुर असेंबली वॉज रिक्वायर्ड टू रिकन्वे बाय फरवरी 12। क्या होना चाहिए था, इनको करना चाहिए था मतलब रिप्लाई, पर जो कि नहीं हुआ, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या लगा दिया गया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। तो जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से नहीं चल पाता है या प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो उसकी सारी कमांड कौन संभाल लेता है, सेंटर संभाल लेता है। ठीक है, देखिए क्या लिखता है, कहता है आर्टिकल नंबर 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट्स रूल सस्पेंडेड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नर एज्यूम्स। अब गवर्नर के पास जाएगी सारी की सारी कौन सी पावर बचा यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सारी कार्यभार किसके हाथ, किसके पास गया है, गवर्नर के पास। और गवर्नर को कौन चलाएगा, तो गवर्नर को चलाने वाला कौन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, कहता है अंडर प्रेसिडेंट रूल द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट इज डिसॉल्व एंड इट्स पावर्स आर सस्पेंडेड। ठीक है, तो जो भी सरकार थी वो गई खत्म, यहाँ पे डिसॉल्व हो गई और उसकी सारी पावर्स को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। कहता है द गवर्नर फंक्शंस अंडर द गाइडेंस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। अब गौर करना कौन किसके अंडर काम कर रहा है, प्रेसिडेंट रूल लगा, प्रेसिडेंट ने काम किसको दिया, गवर्नर को। गवर्नर किसके बोलने पे काम करेगा, गवर्नर किसकी गाइडेंस पे काम करेगा, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, कहता है प्रेसिडेंट रूल रिमेन्स इन इफेक्ट फॉर अप टू कितने महीनों के लिए बचा यहाँ पे, 6 महीनों के लिए, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन फॉर अ मैक्सिमम, कितने सालों तक बढ़ सकता है, 3 साल। पर ऐसा नहीं अपनी मर्जी से बढ़ा देंगे, किसके अप्रूवल लगेगा यहाँ पे, पार्लियामेंट का। हर 6 महीने में आपको अप्रूवल देना होगा कि भैया अब हमें क्या करना पड़ रहा है, प्रेसिडेंट रूल को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप बार बार वहां पर बताते रहेंगे। कहता है सिंस 1950, गौर करना यहाँ पे 1950 से लेकर आज तक कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, 134 बार। कितने राज्यों में, 29 स्टेट और यूटीज में लग चुका है। ठीक है, गौर करते हैं मणिपुर में तो 11वां है, उत्तर प्रदेश में 10वें के आसपास था, 10वें के आसपास लगा था। और उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राज्य हैं जहां पर क्या हो चुका है, जहां पर इस कगात पे इस राज्य पहुंच चुके हैं जहां 12-12 साल का क्या कह सकते हैं आप, प्रेसिडेंट रूल, सॉरी 12 सालों का मतलब कह सकते हो 12-12 सालों से ऊपर बढ़ता जा रहा है इनका रूल। ठीक है, और उसके अलावा पंजाब पहला ऐसा राज्य था इंडिया का जिसमें क्या लगा था बच्चे, जिसके अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। क्यों, क्योंकि एक सीएम थे यहाँ पर जिनका नाम था गोपी चंद भार्गव, इन्होंने रिजाइन दे दिया था और क्या हो गया था, वहाँ पर झगड़ा ही हो गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ था, जिसके कारण इन्होंने 1951 को रिजाइन दे दिया था। ठीक है, तो पंजाब पहला राज्य हुआ जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद का और कोई फैक्ट अब हम बात कर लेते हैं, ये आपको शायद समझ में आ चुका होगा। अब हम मणिपुर के बारे में भी बात करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं, आगे कर लेते हैं, और उसके अलावा यहाँ नेशनल में करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपको फैक्ट रहेंगे वो आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो गौर करो, देखिए जब भी हम बात करेंगे किसकी बच्चा, जब भी हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस की, किसकी बात करेंगे यहाँ पर, जब भी हम इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करेंगे, ये हमने कहाँ से लिए, हमें कैसे, हमने मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं कहीं से लिया हुआ है ना, तो गौर करेंगे ये कहाँ से लिए गए, तो आप याद रखेंगे ये एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया था उसके अंदर 35 आया था, उसके अंदर से हमने क्या लिए थे, इमरजेंसी प्रोविजंस को लिया गया था। ठीक है, कितने टाइप्स की इमरजेंसी होती है, गौर करेंगे आप यहाँ पे, कितने टाइप्स की इमरजेंसीज होती हैं याद रखना है आपने। और कितने टाइप्स की आती हैं बच्चे, तो आप सबको पता होगा कितने टाइप आते हैं इसके, 3, और कई बार मैंने आपको क्लासेस में भी ये बताई हुई हैं। 3 में से अगर हम गौर करते हैं, 3 में से अगर हम गौर करते हैं तो सबसे पहले आती है आपके पास आर्टिकल नंबर 352 के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है बच्चे नेशनल इमरजेंसी। और अगर आपने गौर करा होगा तो मैंने पिछले ही करंट अफेयर में आपको बताया था कि आज तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है, 3 बार यहाँ पर लग चुकी है। ठीक है, उसके अलावा एक आता है बच्चे आर्टिकल नंबर 356, अब 2 के बाद 4 प्लस करते रहना। 356 की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, प्रेसिडेंट रूल इसे कहा जाता है, जो अभी हमने पढ़ा। इसी को स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, स्टेट इमरजेंसी। और इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल
इमरजेंसी भी कहा जाता है, तो ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आता है 360, और 360 वाली आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, जो कि आज तक देश में नहीं लगी है, गौर करना है। और अगर लग जाती तो कोविड के टाइम पे लगती भी, पर अब नहीं लग सकती है, अभी तक नहीं लगी है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास, ये आपको यहाँ पर फैक्ट इसके साथ यहाँ पर जोड़ के रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं क्या कहता है। अच्छा, करंट अफेयर नहीं, सॉरी, इसके साथ अब आप मणिपुर के फैक्ट भी जोड़ लेना, क्योंकि मणिपुर से भी क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए, मणिपुर की जब हम बात करते हैं बेटा, तो मणिपुर को एक्चुअली में, अब देखो, ये कुछ ऐसे पहाड़ी राज्य थे जिनको टाइम लगा था क्या बनने में, राज्य बनने में। तो आप याद रखेंगे 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को क्या बनाया गया था बच्चे, तो मणिपुर को स्टेटहुड क्या किया गया था, दिया गया था, ठीक है। क्योंकि जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे ईयर थोड़ा पुराना भी दिखेगा, तब घबराना मत, मैं बस आपको बता रही हूँ कि तब ये इसके पास राज्य बनकर ये तैयार हो चुका था। आपको पता है सीएम कौन थे, वीरेंद्र सिंह, जिनका क्या हो गया बच्चे यहाँ पे, जिन्होंने रिजाइन दे दिया है। उसके अलावा अभी यहाँ पर गवर्नर कौन है, तो अजय कुमार भल्ला हैं, जिनके पास सारी की सारी कमांड रहेगी, और जो सारा का सारा अभी एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूटिव सारा कौन संभालेंगे, अजय कुमार भल्ला संभालेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके अलावा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मणिपुर एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ बच्चा, म्यांमार, और म्यांमार का पुराना नाम क्या जाता है हमारे पास, बर्मा, ये भी हम यहाँ पर क्लियर रखेंगे। उसके अलावा मणिपुर में इन वर्ल्ड का एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वर्ल्ड का फ्लोटिंग कह रही हूँ मैं, ठीक है, जिसका नाम आता है काइबुल लमजाओ। क्या नाम आता है इसका, काइबुल लमजाओ। ये क्या है बच्चे, नेशनल पार्क है, और गौर करने वाली बात है, ये कैसा नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, गौर करना है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की एक फ्रेश वाटर लेक जिसका नाम है लोकटक लेक, ये भी कहाँ पर आती है बच्चे, तो आप याद करेंगे ये भी कहाँ पर आती है, मणिपुर में आती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, और मणिपुर एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, ये आप ऐड कर सकते हैं इसके साथ का। लैंडलॉक्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ त्रिपुरा, एक तरफ मणिपुर, एक तरफ त्रिपुरा, एक तरफ आ जाएगा आपके पास मिजोरम, ये सारे आ जाएंगे एरियाज, उसके बीच में मणिपुर सिचुएटेड है, ठीक है। और मणिपुर की कैपिटल क्या आ जाती है, तो आप गौर करेंगे मणिपुर की कैपिटल आती है इम्फाल, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया आपके पास किसके साथ का, ये हो गया आपके पास किसके साथ का, मणिपुर के साथ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं। अगला कहता है बच्चा आपके पास यहाँ पे, अगला कहता है, याद करिए मैंने आपको बताया था लिम्फेटिक फिलारिसिस, मैंने आपको बीमारी पहले भी बताई हुई है। इसी लिम्फेटिक फिलारिसिस को क्या कहते हैं, हाथी पाँव, और इसी को एलिफेंटियानेसिस भी कहा जाता है, ठीक है, एलिफेंटियानेसिस भी इसे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है समझते हैं। कहता है यूनियन मिनिस्टर जो जगत प्रकाश नड्डा हैं, उन्होंने, जो कि कौन है, फैमिली और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या करा है बच्चे, इन्होंने अभी एनुअली नेशन वाइड मास ड्रग का मतलब हो गया जब आपको क्या दी जाएंगी, दवाइयाँ दी जाएंगी, मास ड्रग क्या चलाया बच्चे इन्होंने यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि किस बीमारी को खत्म किया जा सके, लिम्फेटिक फिलारिसिस को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके, ठीक है। इस बीमारी को अगर आप समझते हैं तो इसको दो हिस्सों में तोड़ लीजिए। ये हमारे लिम्स को क्या कर देती है, यहाँ पे इफेक्ट करती है, इसीलिए इसे कहा जाता है, एक्चुअली में बीमारी का नाम क्या है, फिलारिसिस। क्या नाम है बेटा इसका, फिलारिसिस, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक्चुअली में अगर हम बात करें ये कैसे होती है बच्चे, तो यहाँ पे लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा होगा आपके पास, यहाँ पे ये कैसे होती है, एक सेकेंड दीजिएगा, हाँ यहाँ पे लिखा होगा आपके पास, कहता है जो लिम्फेटिक फिलारिसिस है ये एक पैरासिटिक डिजीज है, गौर करना, ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मस्किटोज, ठीक है। तो गौर करते हैं, मान लेते हैं ये एक ऐसी डिजीज है बच्चे जो कि एक, आप ऐसा कह सकते हैं, जो ये पैरासिटिक फिलारिसिस है ना, एक फिलारिसिस नाम का क्या होता है यहाँ पर, एक वॉर्म होता है, ठीक है। अगर इस वॉर्म की अगर आप बात करें, वॉर्म मतलब आप समझ लीजिए कीड़ा टाइप कह लो यहाँ पर, है ना, केंचुआ जैसा कह लो, वॉर्म होता है। अगर हम बात करें ये जो डिजीज है बच्चे, ये पैरासिटिक फिलारिल जो वॉर्म होता है, अगर इसने क्या कर दिया यहाँ पर, मतलब इससे अगर कोई मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया, और फिर वो इन्फेक्टेड मतलब पहले किसने किसको काटा, मच्छर ने किसे काटा पहले यहाँ पर, वॉर्म को, और उस वॉर्म से क्या चली गई, ये फिलारिसिस नाम की बीमारी मच्छर में चलेगी, फिर मच्छर ने अगर हमें काटा तो फिर हमें होएगा कौन सी वाली बीमारी, ये लिम्फेटिक फिलारिसिस हमें यहाँ पर देखने को फिर मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इसका नाम क्या है बच्चे, लिम्फेटिक क्यों, क्योंकि ये किस किस को इफेक्ट करता है, तो आप याद रखेंगे
टिश्यूज़ को, किसको कर देता है, हमारे टिश्यूज़ को, उसके अलावा वेसल्स को ये क्या कर देता है, यहाँ पर कमज़ोर कर देता है, ठीक है। उनके नेटवर्क या उनके जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके नेटवर्क्स को क्या कर लेता है, ये कंट्रोल कर लेता है। अगर समझो बेटा इन टिश्यूज़, इन सब चीज़ों का काम क्या होता है कि बॉडी में जो भी गंद होता है उसे बाहर निकालने का काम करते हैं ये लिम्फेटिक, ये जो टिश्यू वगैरह होते हैं ये काम करते हैं, ठीक है। पर अब अगर सोचो अगर ये बीमारी हो गई तो ये टिश्यू को क्या कर देगी, सबको ब्लॉक कर देगी, जिसके कारण हमारी बॉडी पे क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी वहाँ पे, स्वेलिंग। जैसे पाँव जो होता है, पाँव में ज़्यादा करके देखने को मिलती है, तो आपका पाँव कैसा हो जाएगा, बहुत ही स्वेल कर जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, हाथी पाँव जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस बीमारी को हम ख़त्म करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके लिए कैंपेन चलाया गया है डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन का, ताकि मेडिसिन लोगों तक पहुँचाई जा सके और इस बीमारी को खत्म किया जा सके, ठीक है। और हम इसे एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं कब तक, 2027 तक, ही आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसे क्या कर दिया जा सके, खत्म किया जा सके, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आप मुझे बताएंगे कि हेल्थ का कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। चलो मैं ये बता देती हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो किससे डील करता है, गोल नंबर 3 जो है वो हेल्थ से डील करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है मोहम्मद रफ़ी साहब। इनको कौन नहीं जानता, ठीक है, इन्हें मतलब हर कोई जानता है, ठीक है। इन्हें मोदी जी ने क्या कहा था, तो इन्हें मोदी जी ने कहा था म्यूजिकल जीनियस। क्या कहा था इन्हें, तो म्यूजिकल जीनियस। इनका नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति की बेटा जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में रहा है, तो हम उनके नाम का क्या लेकर आते हैं, कोमेमोरेटिव कॉइन्स लेकर आते हैं, मतलब उन्हें याद रखने के लिए कॉइन्स लेकर आते हैं। तो क्या कहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगा कितने रुपए का कॉइन बच्चे, 100 रुपए का कॉइन। ये मत बोल देना कि ये 100 रुपए का कॉइन आप कहीं जाकर कुछ सामान खरीद सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये कोमेमोरेटिव कॉइन है और ये कहाँ लाया जा रहा है, टू मार्क द बर्थ सेनेटरी ऑफ लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर, और जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है, जिनका नाम क्या आता है, मोहम्मद रफ़ी साहब इनका नाम आता है, ठीक है। अगर हम बात करें द सर्कुलर एंड नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन्स आर मिंटेड बाय, गौर करो यहाँ पे, ऐसे सिक्के जो सर्कुलेशन में भी होते हैं, जैसे हमारे पास 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, और एक होते हैं नॉन सर्कुलेटिंग। ये कहाँ पर बनेंगे, सारे के सारे मुंबई महाराष्ट्र में। इस मेटल की अगर आप बात करते हैं तो इस मेटल में क्या होगा, अलॉय होएगा, सिल्वर होएगा, कॉपर होएगा, निकल होएगा, जिंक होएगा, जो कि याद करना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा देख लेना इसके साथ का। वेट कितना होगा बच्चे इसका, तो आप याद रखेंगे 35 ग्राम, और इसका डायमीटर कितना होगा, 44 मिलीमीटर का, ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कहता है मोहम्मद रफ़ी की जब हम बात करते हैं तो 1924 में इनका जन्म हुआ था, 1980 में इनकी डेथ हुई थी। इन्हें रफ़ी साहब भी कहा जाता है, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था बच्चे, पंजाब में, ठीक है। गौर करेंगे इनका जन्म कहाँ पर आता है, तो आप याद रखेंगे पंजाब में। अब पंजाब में ही इन्हीं के गाँव में क्या बात चल रही है कि इनके लिए क्या बनाया जाएगा, 100 फीट का क्या बनाया जाएगा, रफ़ी मीनार कह सकते हैं। क्या बनाया जाएगा बच्चे वहाँ पे, तो रफ़ी मीनार बनाया जाएगा, याद रखेंगे आप यहाँ पर। और रफ़ी मीनार की जो काम है वो स्टार्ट भी हो चुका होगा अब तक तो रफ़ी मीनार जो है वो इनकी याद में बनाया जाएगा, इन्हीं की बर्थ प्लेस पे। और इनकी बर्थ प्लेस का नाम कोटला सुल्तान आता है, तो वहाँ पर इनके लिए मनाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इन्हें क्या मिल चुका है बच्चे, पद्मश्री कब मिला था, 1967, और किस फील्ड में मिला था, तो आर्ट्स की फील्ड में मिला था, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। इससे पहले भी हमने बड़े बड़े सिंगर्स को क्या दिए हैं, ऐसे कोमेमोरेटिव कॉइन्स दिए हैं, जिसमें से एक नाम कौन सा आता है, बेगम अख्तर, याद रखेंगे। उसके अलावा MS सुब्बलक्ष्मी, ये कौन है, कार्नेटिक सिंगर है, इनको भी हम ये कोमेमोरेटिव कॉइन इनके लिए ला चुके हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और माना जाता है बच्चे यहाँ पर कि इन्होंने लगभग ऐसा कह सकते हैं 25,000 फिल्मों के गाने गाए भी हैं, आप याद रखेंगे। और लगभग इनका 40 सालों का करियर है, और 40 सालों के करियर में एक इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहा है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद का जो अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पास आता है, ठीक है। अगला वाला कहता है बच्चे, एक्चुअली में ये किसके साथ एसोसिएटेड न्यूज़ है। जैसे आपको पता है कि मोदी सरकार क्या कर रही है बच्चे, जिस भी स्कीम को वो 1-1 साल या 5-5 साल या 10-10 साल कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसका एक एनिवर्सरी टाइप बना दे रहे हैं, ठीक है।
ठीक वैसे ही अब आप यहाँ पे इस स्कीम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नाम से क्लियर हो रहा है बच्चे, फसल बीमा मतलब अगर मान लेते हैं मैं और आप अगर किसान हैं और अगर हमारी ज़मीन को सॉरी हमारी फसल को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है, नुकसान बोलने का मतलब है नेचुरल डिजास्टर कोई आ जाता है, तो उस पर हमें क्या दी जाएगा, हमें बीमा दिया जाएगा या फिर हमें पैसा दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं इजी भाषा में, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या कहता है, कहता है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसे भारत सरकार कब लेकर आई थी बच्चे, तो 2016 में। और कौन लेकर आए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब इसके कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, 9 साल एनिवर्सरी मना रहे हैं। एक्चुअली में 10 साल मनानी होगी पर अभी 9 साल मना रहे हैं। और कब मनाई गई है, 18 फरवरी 2025 को। ठीक है, गौर करते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो एक सेंट्रल, ऐसे याद रखेंगे आप यहाँ पे, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा पैसा कौन दे रहा है आपके पास, यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड क्या आ जाती है आपके पास, ये स्कीम आ जाती है, याद रखेंगे आप यहाँ पर। और इसे फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी कहा जाता है, डेट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और इसे क्यों बनाया गया था बच्चे, कि अगर किसी भी किसान का क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, किसके कारण, मैंने अभी आपको शुरू में बोला नेचुरल क्या आ जाएगा, कैलेमिटीज के कारण। अब नेचुरल कैलेमिटीज क्या क्या हो सकती हैं बच्चे, तो आप गौर करेंगे यहाँ पर किसी भी प्रकार की कैलेमिटी कह सकते हैं, जैसे सूखा पड़ जाना हो सकता है या पानी की कमी हो गया, इस तरीके की किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज को इसके अंदर कवर किया जाएगा। कहता है दिस स्कीम हैज एमर्ड एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रेजिलियंस, प्रोटेक्टिंग ओवर 23.22 करोड़ फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप लॉसेस कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज एंड डिसबर्सिंग। क्लेम कितना दिया जा सकता है इनको यहाँ पर, तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, तो इतना क्लेम अभी तक क्या किया गया है, दिया भी जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था। इसी के साथ आगे क्या कहता है, इसी के साथ कहता है अफोर्डेबल प्रीमियम कितना होगा, तो फार्मर पे ओनली क्या करना पड़ेगा, 2% देना पड़ेगा खरीफ क्रॉप का, उसके अलावा 1.5% देना पड़ेगा राबी क्रॉप का, और 5% देना पड़ेगा किसका बच्चे, हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल क्रॉप का, विद द बैलेंस्ड सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये किसने तय करके रखा हुआ है, भारत सरकार ने। और फिर भारत सरकार आपको इसके बदले में क्या देगी, सब्सिडी देना शुरू करेगी। ठीक है, कहता है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, पूरा डिटेल में कवरेज किया जाएगा अगर क्या होगी, आपकी फसल खराब हो गई, प्रिवेंटेड सोइंग अप टू 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज आ जाएगा, और उसके अलावा आ जाएगा लोकलाइज्ड कैलेमिटीज। ठीक है, जैसे कीड़े नहीं होते हैं कई बार वो फसल खा लेते हैं, इस तरीके की सारी चीजों के बारे में बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, अब अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर, तो हमारी एग्रीकल्चर के अंदर 3 क्या आ जाते हैं हमारे पास, 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स आ जाते हैं, या 3 क्रॉपिंग सिस्टम हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, जब भी हम इन 3 क्रॉपिंग सिस्टम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना है कौन सा वाला आ जाएगा, तो सबसे पहला आता है आपके पास राबी। और राबी वो फसल है बच्चे जो कब लगाई जाती है, विंटर्स में क्या किया जाता है, इसे सो किया जाता है, याद रखेंगे। और काटा कब जाता है इसे, तो जब अपने पास कौन सा महीना आता है, अप्रैल मई का महीना, मतलब बैसाख अपने पास आता है, तो समर्स में, समर भी नहीं कहेंगे आप उसे, हाँ समर ही कह लोगे मिक्सा, तो वहां पर इसे क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। तो लगाई कब जाती है रबी फसल, तो आप याद रखेंगे अक्टूबर में। और काटी कब जाती है, तो काटी कब जाती है, ये मई जून तक इसे क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, मई जून में किन एरियाज की बात कर रही हूँ, जो पहाड़ी क्षेत्र है। अदरवाइज इसे क्या कर दिया जाता है, इसे मार्च में ही क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, मार्च में खत्म कर दिया जाता है प्लेन एरियाज में, पर जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं क्योंकि वहां पर धूप देर होती है तो फसल भी बहुत धीरे धीरे पकती है वहाँ पर। ठीक है, तो गौर करेंगे। उसके अलावा दूसरा सीजन कौन सा आता है आपके पास, यहाँ पे खरीफ आता है। जब भी हम खरीफ की बात करेंगे, खरीफ एक अराबिक वर्ड है और जिसका मतलब क्या होता है बच्चे, जिसका मतलब होता है ऑटम। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पर, ऑटम बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और खरीफ को कब लगाया जाता है बच्चे, तो जून जुलाई के आसपास इसे लगा दिया जाता है और इसे सितंबर से पहले पहले इसकी कटिंग कर दी जाती है। ठीक है, और इनके बीच में जो गैप आता है वो कौन सा वाला आता है आपके पास, यहाँ पे मार्च और अप्रैल वाला जो गैप आता है बेटा, इस गैप में हम क्या लगाते हैं, इस गैप में हम एक नई फसल लगाते हैं अप्रैल से लेके ऐसे लिखेंगे बेटा, अप्रैल से लेकर जून तक। ठीक है, हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, एक वेजिटेबल, ये सब चीज़ें लगाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है ज़ैद फसल। आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 3 क्रॉपिंग पैटर्न है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला आता है बच्चे, यहाँ पर अगला आता है बर्ड वॉच। ठीक है, बर्ड वॉच को लेकर एक न्यूज़ आई है, इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। देखिए
कहता है बच्चे हमारे पास, कहता है वेस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड करा है द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज अराउंड 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया विद 543 स्पीसीज टॉपिंग द नेशनल लिस्ट फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। अब क्या है ये न्यूज, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। क्या कहता है बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखो, कहता है ये जो अचीवमेंट है जो किसने गेन करी है, वेस्ट बंगाल ने, ये कहां पर करी है, तो 28 नंबर का एनुअल ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट क्या चल रहा था, ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा बर्डिंग इवेंट होता है जिसके अंदर जो है बेटा, जिसके अंदर जो है मतलब इसे स्टार्ट करने अगर हम बात करें कि ये GGBC जो है, ये मतलब GBBC जो है, इसे स्टार्ट किसने करा था, तो इसे स्टार्ट करा था अमेरिका ने। और ये किन के लिए चलाया गया था, जिनको बर्ड्स वगैरह बहुत पसंद है या फिर उन्हें देखना बहुत पसंद है, उसके साथ साथ नेचर लवर हैं वो लोग, उनके लिए इस प्रोग्राम को यहाँ पर चलाया गया था, ठीक है। कहता है यहाँ पे द total number of bird species in India increased to 1068 in 2025 up from 1036 in 2024, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कौन सा स्टेट आता है आपके पास, यहाँ पे उत्तराखंड, जहां पे बैकयार्ड पे अलग अलग, देखो बच्चा क्या होता है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं, मतलब मूव करती रहती है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने आपको पोंग डैम कई बार बताया होगा, तो पोंग डैम में भी क्या आती है, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। याद करिए जब हम रामसर साइट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको भरतपुर बताया था, जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है वहां पर भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती रहती है, मूव करती रहती हैं, ठीक है। कहता है दार्जिलिंग टॉप द वेस्ट बंगाल लिस्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, और यहाँ पे कितनी स्पीसीज मिलती हैं, 252 स्पीसीज विच इज लोअर देन लास्ट ईयर्स टोटल, कितना यहाँ पर 308, तो पिछले साल 308 स्पीसीज देखी गई होंगी, इस बार कितनी देखी गई है, 252, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। इसके साथ कहता है, अब समझो यहाँ पर कि क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, कहता है जब हम GBBC की बात करते हैं, ये एनुअली ग्लोब बर्ड वॉचिंग इवेंट होता है जो हर साल फरवरी में मनाया जाता है, जिसमें पूरा का पूरा देखा जाता है कि कितनी बर्ड्स कहां से माइग्रेट होकर आई हैं, फिर उसमें काउंटिंग होती होगी एक तरीके से, आप फोटो लेकर भेज सकते हैं। इसके लिए पोर्टल्स भी ओपन किए गए हैं जिसमें आप फोटो लेंगे उन अलग अलग स्पीसीज की, और उसको किसको भेज देंगे आप यहाँ पे, आप भेज देंगे किसको, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके अंदर eBird जिसका नाम है, उसके अंदर आप भेज देंगे कि मैंने ये वाली स्पीसी देखी बोलकर। कहता है इसे लॉन्च किया गया था 1998 में, और किसने लॉन्च करा था बच्चे, तो आप याद रखेंगे अमेरिका ने, ये मैंने आपको शुरू में ही क्लियर करा। और इंडिया ने इसे पहली बार ज्वाइन करा था कब, 2013 में, विद 200 पार्टिसिपेंट टेकिंग पार्ट इन द इवेंट, ठीक है। तो सीधा सीधा करंट अफेयर है और कोई इसमें भारी बातें करने वाली नहीं है, ठीक है। आइए अब वेस्ट बंगाल के साथ दो चार फैक्ट सीख लेते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए बच्चे, जब भी हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, जब भी हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले तो बेसिक समझना पड़ेगा। वो बेसिक क्या है बच्चे, कि एक्चुअली में जो बंगाल है वो कहाँ से जन्म लेता है, वो जन्म लेता है किससे बच्चे, बंगाल प्रोविंस से, ठीक है। क्योंकि बंगाल का तो इतिहास ही बड़ा पुराना हो गया ना, आज़ादी से पहले के राज्य हैं ये कुछ अपने पास, तो गौर करते हैं 1905 में किसका विभाजन किया गया था, तो आप गौर करेंगे पार्टीशन ऑफ क्या कर दिया गया था, बंगाल कर दिया गया था, ठीक है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के अंदर क्या किया गया था, एक टुकड़ा बनाया गया था, कौन सा वाला बच्चे, तो इमेजिन कर लेते हैं अगर ये बंगाल है तो इसके दो टुकड़े हुए थे, और दो टुकड़ों में से एक हिस्सा क्या बना था, वेस्ट बंगाल, जो आज भी हमारे पास है, जिसमें से और भी बहुत सारे राज्य बन चुके हैं। और एक कौन सा आता है बच्चे आपके पास, ईस्ट बंगाल। और जब हम ईस्ट बंगाल की बात करते हैं, ये ईस्ट बंगाल बाद में क्या बनता है अपने पास, बांग्लादेश बनता है, ठीक है। गौर करेंगे क्या बनता है, बांग्लादेश बनता है। पहले तो ईस्ट पाकिस्तान बनेगा, फिर बाद में क्या बनता है बच्चे, बांग्लादेश बनता है, ठीक है। और जब भी हम बांग्लादेश वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश कब बना था, 1971 में। क्या गौर करेंगे हम, 1971 में। इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, तो आप गौर करेंगे किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश, दैट इज 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। और वो बॉर्डर भी वेस्ट बंगाल के साथ भी लगता है, ठीक है। तो बड़ा पुराना इतिहास है किसका हमारे पास, बंगाल का, याद रखेंगे। और बांग्लादेश के साथ जो लाइन लगती है उस लाइन का नाम क्या आता है बच्चे, रेड क्लिफ, ये भी आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे।
उसके अलावा एक फैक्ट हम और जोड़ सकते थे, वो ये है कि जब भी हम बांग्लादेश की बात करेंगे, ठीक है, हमारी कौन सी स्पेशल फोर्स इनके साथ है, तो आप गौर करेंगे हमारी कौन सी वाली स्पेशल फोर्स इनके साथ है, तो बीएसएफ है, जिसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और वही टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व कौन सा वाला आता है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे बक्सा, क्या नाम आता है बच्चे, बक्सा का याद रखेंगे आप। उसके अलावा यहाँ पर और एक नेशनल पार्क आता है, कौन सा, तो आप याद रखेंगे गोरुमारा, गोरुमारा नेशनल पार्क। उसके अलावा सिंगालीला, क्या नाम आता है इसका, सिंगालीला नेशनल पार्क, और भी बहुत सारे, अभी के लिए आप 3 इनको यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो ये भी आप इसके साथ फैक्ट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वेस्ट बंगाल में ही डेल्टा है, डेल्टा का नाम क्या आता है बच्चे, सुंदरबन, क्या नाम आता है इसका, सुंदरबन डेल्टा, याद रखना है आपने। और सुंदरबन डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्रोइंग डेल्टा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और उसके अलावा अभी पिछले ही हफ्ते न्यूज़ थी वेस्ट बंगाल को लेकर कि जो फोर्ट विलियम का नाम है, उस नाम को क्या बदल के रखा गया था, याद करो, उसका नाम रखा गया था विजय दुर्ग। ये हमने पिछले करंट अफेयर में कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला सेक्शन कौन सा आता है बच्चे हमारे पास, इंटरनेशनल, और इसके बारे में भी बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, गौर करते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, आप ही के पंजाब का पेपर हुआ था अक्टूबर में नहीं यार, मुझे शायद दिसंबर में ही हुआ था। उसमें क्वेश्चन था बच्चे आपके पास यहाँ पर कि जो फ्रांस है, फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, जिन्होंने, जो कि इंडिया के चीफ गेस्ट भी थे, इंडिया के जो 26 जनवरी हुई थी पिछले साल की, इस साल तो कोई और थे ना यार, पिछले साल की, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो आपको क्या याद रखना था, इमैनुअल मैक्रोन। क्या आंसर था इसका, इमैनुअल मैक्रोन। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहां पर गए हैं, उन्होंने विजिट करा है, कहां पर बच्चे, फ्रांस में। कहां पर विजिट करा है, फ्रांस में। फ्रांस की कैपिटल क्या आती है बच्चे, तो आप याद रखेंगे फ्रांस की कैपिटल क्या आती है, पेरिस। और पेरिस किसका हेडक्वार्टर है, तो हम बात कर चुके हैं किसका हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा इंडिया और अगर हम बात करते हैं फ्रांस की, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो कि किसने चलाया है, इन 2 कंट्रीज ने, याद रखना है। और इन्हीं के लिए गौर करना, इन्हीं के लिए, इसी सोलर अलायंस के लिए उन्होंने क्या ओपन करा है, तो उन्होंने ओपन करा है वर्ल्ड सोलर बैंक। ठीक है, जिसमें अगर कोई भी कंट्री अगर क्या करना चाहती है, सोलर एनर्जी को बढ़ाना चाहती है, तो उसके साथ एक बैंक बन रहा है, बैंक का नाम क्या है, वर्ल्ड सोलर बैंक। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस साइन कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 30 नवंबर और 2015 की ये बात है, तब इसे क्या किया गया था, साइन किया गया था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हमारी इनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस भी है, जिसमें एक नाम क्या आता है बच्चे, शक्ति। और शक्ति कैसी एक्सरसाइज है, तो आप याद रखेंगे आर्मी। कौन सी आती है बच्चे, तो शक्ति हमारी इनके साथ कौन सी एक्सरसाइज आती है, आर्मी। उसके अलावा आती है बच्चे वरुण, कौन सी आती है आपके पास, वरुण। और वरुण के बाद आती है आपके पास गरुड़, कौन कौन सी आती है, वरुण, और वरुण के अलावा आती है गरुड़। तो गरुड़ नाम से क्लियर हो रहा है, एयरफोर्स वाली आ जाएगी आपके पास यहाँ पर। और जब हम वरुण की बात करेंगे तो ये कौन सी आ जाएगी, नेवल एक्सरसाइज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा, तो उसके अलावा जो है इंडिया, और अगर हम बात करें फ्रांस की, तो इंडिया और फ्रांस ने एक और प्रोग्राम चला रखा है जिसका नाम है हॉरिजन। ठीक है, 2047, जिसका एक प्रॉपर रोड मैप बनाया गया है और उन पैरामीटर्स को क्या किया जाएगा, फॉलो अप किया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको याद होगा तो C295, कुछ याद आया, C295 क्या है, तो आप गौर करेंगे C295 की जब आप बात करते हैं बेटा यहाँ पर, तो जो C295 है ये एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है, जो कि प्राइवेट एयरक्राफ्ट था। ये भी हम किसकी मदद से बना रहे थे, फ्रांस की मदद से बना रहे थे। ठीक है, चलिए आते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, कहता है यहाँ पर, कहता है किसने बुलाया था यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे इमैनुअल मैक्रोन ने बुलाया था। और कितने दिन का विजिट है उनका, 3 दिन का। ये उनका कौन से नंबर का विजिट है, 6th नंबर का, याद रखने वाला पॉइंट है। कहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी एंड इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस
किस पे बात कर रहे हैं, तो बात करने से पहले वहां पर एक मीटिंग भी चल रही है और मीटिंग का नाम है AI एक्शन समिट। क्या नाम है इसका? AI एक्शन समिट। कहाँ पर हुई है बच्चे? ये पेरिस फ्रांस में, याद रखना। और यहीं पे मोदी सरकार ने या मोदी जी ने क्या अनाउंस कर दिया कि अब हम जो अगली AI समिट होगी वो कहाँ पर करवाएंगे? वो हम करवाएंगे कहाँ पर? इंडिया में। ये आप इसके साथ यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट AI समिट कहाँ पर होने वाली है बच्चे? तो आप गौर करेंगे कहाँ पर होगी? इंडिया में ये मनाई जाएगी, ठीक है। 2 जगह गए थे, उसमें से एक जगह की हमने बात कर ली फ्रांस की, अब हम बात करेंगे किसकी? USA की, ठीक है। तो अगर हम गौर करते हैं यहाँ पे, तो कौन सा विजिट है उनका? 10th नंबर का, कोई भारी बात नहीं है। और कहता है यहाँ पर किससे मिलेंगे? वो डोनाल्ड ट्रंप से, जो अभी रिसेंटली बने थे, और एक नए इनिशिएटिव पे काम करेंगे। क्या नाम होगा उसका? ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस। तो किसके ऊपर काम किया जा रहा है? इंडस्ट्रीज के ऊपर काम किया जा रहा है। उसके अलावा दोनों ने अनाउंस करा है कि इंडिया कॉम्पैक्ट, अब कॉम्पैक्ट का फुल फॉर्म क्या है? कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स टेक्नोलॉजी इन फील्ड में यहाँ पर काम यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मिशन 500 भी लॉन्च किया गया। न्यू गोल टू मोर देन डबल टोटल। क्या बढ़ाना है हमें? यहाँ पे ट्रेड को बढ़ाना है। और बायलैटरल ट्रेड को कितना लेकर जाना है? तो $500 बिलियन लेकर जाना है। कब तक? 2030 तक, ठीक है। उसके अलावा US अनाउंस्ड दैट एक्स्ट्राडिशन ऑफ इंडिया टू थावुर राणा। और थावुर राणा कौन थे बच्चे? लिंक टू दी 26/11 टेरर अटैक हैज बीन अप्रूव्ड। तो चलो ये तो इतने काम का नहीं है, पर ये वाला आपको यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जब हम इंडिया और USA के रिलेशंस की बात करते हैं तो आपको याद होगा हमने करंट अफेयर पढ़ा था जिसके अंदर हमने पढ़ा था क्वाड। कुछ याद आया? क्वाड्रिलेटरल करके क्वाड, ठीक है। क्वाड एक्चुअली में 4 कंट्रीज का जॉइंट प्रोग्राम है, जिसमें कौन कौन आते हैं? इंडिया, जिसमें कौन आता है? US के अलावा कौन आता है? तो आप याद रखेंगे इसमें आ जाएगा आपके पास ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है आपने, और एक और कंट्री आ जाएगी जिसका नाम है जापान। क्या नाम है बेटा इसका? जापान। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो इंडिया और USA क्वाड का क्या है? क्वाड मतलब क्वाड के मेंबर्स है, सीधे सीधे कह सकते हो। और इन्हीं क्वाड मेंबर्स की आपस में एक एक्सरसाइज भी है जिसका नाम है मालाबार। क्या नाम है बेटा इसका? तो मालाबार एक्सरसाइज भी आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 2 कंट्रीज में उनकी विजिट होगी और इसका एक्चुअली में पूरा का पूरा परिणाम बाद में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है बच्चे इसके बाद का आपके पास कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ है, ठीक है। फ्लीट मतलब नेवी की बात हुई है, इसके बारे में रिव्यू हुआ है। देखो क्या लिखता है, कहता है इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट करा है किसमें? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में, जो कि कहां पर हुआ? तो देखो क्या लिखा, जो कि कब हुआ? 2025 में ही। और ये 5th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज भी हुई है जिसका नाम क्या है? कोमोडो। और कोमोडो कहां पर हुई है? बाली, इंडोनेशिया में। तो 2 चीजें हुई हैं साथ में, एक हुआ है इंटरनेशनल फ्लीट का रिव्यू लिया गया, मतलब नेवीज का रिव्यू किया गया है, और उसके अलावा एक क्या किया गया है? एक्सरसाइज की गई है। कौन सी वाली? जिसका नाम क्या आता है बेटा आपके पास? कोमोडो, ठीक है। चलिए, कहता है आप पे द इंडियन डेलीगेशन, अब इंडिया को वहां पे रिप्रेजेंट करने वाली शिप का नाम क्या था? शार्दुल, आप याद रखेंगे, जो कि लार्ज शिप टैंक आपको देखने को मिलता है। और उसके अलावा P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट भी है, ठीक है। थीम क्या थी इसकी? अच्छा सॉरी, थीम नहीं, इसमें कौन थे यहाँ पर? इसकी हेडिंग मतलब इस इवेंट का नाम क्या था? तो आप याद रखेंगे मल्टीनेशनल नेवल इवेंट रिव्यूड बाय प्रेसिडेंट। और क्या है प्रेसिडेंट का नाम? तो आप गौर करते हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नाम आता है आपके पास प्रेबोवो सुबियांतो, ठीक है। और अगर आपको कुछ याद आया होगा तो ये हमारे 26 जनवरी जो 2025 का इवेंट हुआ है उसके चीफ गेस्ट का नाम भी क्या है? यही है, वही आए थे, ठीक है। क्लियर हो गया? मतलब इसमें सीधी सीधी बात है बेटा कि जैसे मान लो कि शोकेस किया जाएगा, शोकेस बोलने का मतलब है जो हमारी नेवल फोर्सेज हैं और वर्ल्ड की जो अदर नेवल फोर्सेज हैं वो यहाँ पर क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। उसके बाद कहता है, अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है बच्चे? बाली में, याद रखना है आपने। और क्या थीम थी इसकी? तो मैरीटाइम पार्टनरशिप और पीस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो याद रखेंगे, कहता है इस एक्सरसाइज के अंदर नेवल फोर्सेस कहाँ से आई थी? 30 कंट्रीज से आई थी। ये आप पढ़ लेंगे क्या कौन कौन सी कंट्रीज थी मेन उसमें। और कहता है इसमें डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन, मतलब कोई अगर फंस वस जाए तो किस तरीके से उसे इवैक्यूएट करना है, इसको लेकर बातें वहाँ पर की गई है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या आती है? जकार्ता।
रुपया, करेंसी क्या आती है रुपया, और हमारे नेवल चीफ कौन है तो एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और नेवी डे कब मनाते हैं 4 दिसंबर बता चुकी हूँ। और कौन सा ऑपरेशन तो आप याद रखेंगे 1971 का ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का और अगला देखते हैं। अगला इसका पूरा भी तो काम होना है, अभी तो पूरा काम होना है, पर उससे पहले एक न्यूज़ आई है उसको वाइंड अप कर लेते हैं। क्या कहता है? कहता है ब्राज़ील ने अनाउंस कर दिया कि जो अब अगली ब्रिक्स होगी, ठीक है, अगली जो ब्रिक्स होगी वो कहाँ पर होगी, रियो दी जेनेरियो, और कहाँ पर होगी, ब्राज़ील में। कौन से नंबर की ब्रिक्स होगी तो आप गौर करेंगे कौन से नंबर की होगी, 17th याद रखना है। कहता है ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल इन गवर्नमेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में, और तब इसका नाम ब्रिक था। मैंने आपको क्लासेस में भी क्लियर करा है और वैसे भी करंट अफेयर में भी कई बार क्लियर किया है कि इसका नाम क्या रहेगा बच्चे, सबसे पहले ब्रिक रहेगा। और इसी ब्रिक को ज्वाइन करेगा कौन, साउथ अफ्रीका। कब, 2010 में। उसके अलावा 2024 में भी इसे और कंट्रीज ने ऐड करा, जिसमें ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई भी आपको देखने को मिलता है। और उसके अलावा सऊदी अरेबिया ऑल्सो इन्वाइटेड टू ज्वाइन। ठीक है, टर्की, अजरबैजान, मलेशिया, इन्होंने अप्लाई कर रखा है किसके लिए, इसकी मेंबरशिप के लिए। और उसके अलावा जो लास्ट ब्रिक्स हुई है वो कहाँ पर हुई थी तो कजान, रशिया में, याद रखना है। और इंडोनेशिया इस कजान वाली मीटिंग में क्या बना था, 11वां मेंबर बना था। और नाइजीरिया क्या बना था बच्चे, यहाँ पे पार्टनर कंट्री बना था। ठीक है, तो सब कुछ लिखा ही हुआ है, इसमें ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा द टर्म ब्रिक्स याद रखना है, द टर्म ब्रिक वॉज गिवन बाय, करा चुकी हूँ क्वेश्चन, एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जिम ओ'नील, आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और इसके अलावा एक फैक्ट हम और सीख सकते हैं कि इंडिया ने इसे कब पहली बार जो ब्रिक समिट है वो कहाँ पर हुई थी तो आप याद रखेंगे पहली ब्रिक समिट 2009 में। और कहाँ पर की गई थी बच्चे, तो पहली वाली रशिया में की गई थी। ठीक है, और इसका तब नाम क्या था, ब्रिक, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने कब जुड़ा था इससे, तो 2010 में। ये आपने क्लियर रखना है। ठीक है, और पिछले हफ्ते का करंट अफेयर जोड़िए, गांधीनगर में क्या होने वाली है, तो गांधीनगर में यूथ समिट होने वाला है। और उस यूथ समिट कौन करवा रहा है, ठीक है, तो वो तो खैर अच्छा बिम्स्टेक वाला है ना, सॉरी ये आपके पास बिम्स्टेक है, सॉरी ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे बिम्स्टेक है ये वाला। ठीक है, तो गांधीनगर में जो आपके पास कौन सा होगा, यूथ समिट होगा, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे वो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये बिम्स्टेक है बेटा। ठीक है, वो ब्रिक्स अलग है, बिम्स्टेक अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, इंडिया और अर्जेंटीना ने एक MOU साइन करा है। MOU मतलब होता है दो मीटिंग्स, मेमोरेंडम कह सकते हो, साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। किस चीज़ को लेकर बच्चे, तो लिथियम को लेकर। ठीक है, लिथियम को लेकर यहाँ पर बात की गई है। बात करते हैं क्या कहता है, बात करता है कि इंडिया और अर्जेंटीना ने फॉर्मलाइज कर लिया है। अब ये बात आज की नहीं हो रही है बेटा, ये कब की बात हो रही है, ये पिछले साल की बात हो रही है। ठीक है, पिछले साल के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो कहता है कि MOU साइन करा है ताकि कॉपरेशन बढ़ सके, किसको एक्सप्लोर करने के लिए, लिथियम को एक्सप्लोर करने के लिए। पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कि लिथियम होता क्या है, तो आप गौर करेंगे लिथियम क्या है बच्चे, तो आप याद रखेंगे अ नॉन फेरस, जिसके अंदर किसके कंटेंट नहीं होते हैं, किसी भी लोहे के कंटेंट या आयरन कंटेंट उसके अंदर नहीं होते हैं। आप याद रखेंगे ये सॉफ्ट सिल्वरी, गौर करना है, सॉफ्ट सिल्वरी। उसके अलावा आप याद रखेंगे सॉफ्ट सिल्वरी वाइट एल्कलाई मेटल होता है। ठीक है, वाइट एल्कलाई क्या होता है बच्चे, ये मेटल होता है। और इसी को कई बारी क्या कह देते हैं, इसी को कई बारी वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, इसको कई बारी वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो लिथियम को क्या कह देते हैं, वाइट गोल्ड भी कह देते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और जब भी हम वाइट गोल्ड की बात करते हैं बेटा, ठीक है, और इसका यूज़, लिथियम का यूज़ कहाँ पर होता है, बैटरीज बनाने में। बैटरीज मतलब हमारे स्मार्टफोन की बैटरीज हो गई, हमारे आपके पास जो व्हीकल्स हो गए उनकी बैटरीज हो गई, आप जो कौन से वाले व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, उसके अलावा लैपटॉप्स हो गए, इन सब में भी इसका यूज़ क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा कहता है अर्जेंटीना के साथ एग्रीमेंट क्यों करा, क्योंकि
वहाँ पे लिथियम ट्राइंगल है, मतलब लिथियम ट्राइंगल मतलब वहाँ पे लिथियम का रिजर्व है बहुत सारा, जिसमें से ट्राइंगल मतलब हो गया 3 कंट्रीज हो गई ना, तो एक होगी अर्जेंटीना, एक होगी बोलीविया, एक होगी आपके पास चाइल्ड, तो ABC करके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कहता है लिथियम से क्या होगा बच्चे कि अगर पिछला करंट अफेयर ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने एम रखा हुआ है, हमने 100 गीगावाट तो कर लिया था, याद करो, अचीव कर लिया था, तो अब हमारा प्लान है कि हम 500 गीगावाट अचीव करेंगे, कब तक, 2030 तक, और उसको कैसे करना है, तो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आना है, ठीक है। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या आती है, ब्यूनोस एरिस, और करेंसी क्या आती है इसकी, पीसो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके अलावा ये इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, तो आप गौर करते हैं इंडिया में ये कहाँ पर मिलता है, तो आप याद रखेंगे सबसे पहले आप लिखते हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर, सबसे पहले कहाँ पर मिलता है बच्चा, तो इसके रिजर्व हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर मिलते हैं, मैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में कहाँ पर मिलते हैं, तो सलाल हमीना करके नाम आता है, इस जगह पर आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो लिथियम हमें इंडिया में कहाँ मिलेगा, तो आप याद रखेंगे सलील हमाना एरिया आ जाएगा आपके पास जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आ जाता है आपके पास मांड्या कहाँ पर आ जाएगा, तो मांड्या आ जाएगा आपके पास कर्नाटका में, ये भी आ जाएंगे लिथियम के रिजर्व में, 2 हो गए आपके पास। और तीसरा आता है बच्चे आपके पास कोदेरमा, इसे कहते हैं कोदेरमा और गिरिधी कोदेरमा याद रखना है आपने, एंड गिरिधी, ये दोनों कहाँ पर आते हैं, झारखंड में, ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप इसके साथ जोड़ सकते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला आता है, अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके पास कौन सा वाला आता है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का सेक्शन आता है, ठीक है। आइए, कहता है यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टार एसेस चैंपियनशिप 2025 हो चुका है, और इसमें किस किस को क्या क्या अवार्ड मिला है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है कौन सा एडिशन हुआ पहले, तो याद रखने वाला पॉइंट है 7th, कहाँ पर हुआ है, तो याद रखना है मुंबई में हुआ है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। कहता है इंडियन हॉकी लेजेंड, क्या नाम है इनका, PR श्रीजेश, जिनको क्या मिला है बच्चे, स्पोर्ट्स स्टार, गौर करना है इनको क्या मिला है यहाँ पे, इन्हें स्पोर्ट्स स्टार याद रखेंगे आप यहाँ पर ऑफ द ईयर 2025 मेल का अवार्ड मिला है, ठीक है। आपको पता होगा बच्चा कि इन्होंने क्या लेकर आए थे पेरिस ओलंपिक्स में, हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल, ये हमने पढ़ा भी था करंट अफेयर में, और उसके बाद इन्होंने क्या घोषणा कर दी थी कि अब मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, ठीक है। तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, किससे, फिर यहाँ पर हॉकी से, ठीक है। तो इनको मिला ये अवार्ड। और दूसरा किसे मिला है बच्चे, मनु भाकर को, तो मनु भाकर को मैं यहाँ डिटेल में नहीं करा रही, अब हम आगे एक और करंट अफेयर आएगा उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो मनु भाकर को क्या मिला है यहाँ पे, फीमेल कैटेगरी में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है, एंड ऑल्सो द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रेस्पेक्टेबली, तो 2 अवार्ड इनके पास आ जाते हैं। जब हम सिद्धू की बात करते हैं, पीवी सिंधु की बात करते हैं, सॉरी, इनको क्या मिला है यहाँ पे, तो इंस्पिरेशनल आइकन अवार्ड को आइकन अवार्ड मिला है। जैशा को क्या मिला है, जैशा याद है ना, चेयरमैन है ICC के, इनको स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर अवार्ड मिला है 2025 का, तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास ये वाला भी, ठीक है। उसके साथ अगला, मुकेश अंबानी द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिसीव द अवार्ड, किस चीज़ के लिए, कि ताकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन किस फील्ड में है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए देखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा चेयरपर्सन अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स फॉर सोशल गुड 2025 वॉज प्रेजेंटेड टू, किसे दिया गया है, तो फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है डाउनटाउन हीरोज, और ये कहाँ पर है बच्चे, श्रीनगर में, ठीक है। तो सीधे फैक्चुअल करंट अफेयर है, एक बार ही पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगला कहता है बच्चे यहाँ पर एक NTPC लिमिटेड कंपनी है जिसका फुल फॉर्म आता है नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड, आपके पास आ जाता है। इस कंपनी की जब हम बात करते हैं, ये कौन है, तो ये इंडिया की एक महारत्न कंपनी है। कुछ याद है, महारत्न, नवरत्न, फिर मिनी रत्न, ये 3 कैटेगरीज मैंने आपको पहले भी कराई हुई है। कहता है यहाँ पर इनको अवार्ड मिला है किस चीज़ का बच्चे, तो इन्हें अवार्ड मिला है फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 का। क्यों, क्योंकि इन्होंने वाटर रेजिलियंस के लिए या वाटर को कंजर्व करने के लिए और इस तरीके से पानी को मैनेज करने के लिए या पानी को सस्टेनेबली मैनेज करने के लिए ये इन्होंने इनिशिएटिव लिए थे, इसीलिए इनको इस अवार्ड से नवाजा
गया है। कहता है ये सेरेमनी कहाँ पर हुई है, तो आप याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया कहाँ पर आती है, चेन्नई, और चेन्नई कहाँ पर आता है, तमिलनाडु। चेन्नई का पुराना नाम क्या टिक करेंगे आप वहाँ पर, मद्रास। और अभी अभी रिसेंट चेन्नई में क्या बनने जा रहा है, ग्लास ब्रिज, ठीक है, क्या बनने जा रहा है वहाँ पर, सॉरी ग्लास ब्रिज यहाँ नहीं बनेगा, सॉरी ये आप याद रखेंगे। चेन्नई के साथ चेन्नई का नाम क्या आ जाता है आपके पास, मद्रास, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे इसी के साथ देखते हैं क्या बोला जा रहा है, इसी के साथ का आगे कहता है एनटीपीसी इज एक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग, RRR का फॉर्मूला यूज कर रही है जिसका नाम है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल अप्रोच टू ऑप्टिमाइज वाटर यूज, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इंडिया ने सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्टेप ले रखे हैं और आपको पता ही है कि हम भी उन गोल्स के पीछे पड़े हुए हैं, जो गोल्स हमें भी क्या करने हैं यहाँ पे इनिशिएटिव करने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने क्या क्या कह सकते हैं आप यहाँ पर प्रोग्राम चलाए हुए हैं पानी को बचाने के लिए, जिसमें से एक नाम आ जाता है जल जीवन मिशन। क्या नाम आ जाता है बच्चे, एक आपके पास, तो आप याद रखेंगे जल जीवन मिशन, याद रखना है। सेकंड आता है कैच द रेन कैंपेन, क्या नाम आता है इसका, कैच द रेन कैंपेन, जिसमें आप क्या करेंगे, बारिश के पानी को प्रिजर्व करके आगे आप जनरेट करें, मतलब पानी को बचाएंगे, सीधी बात है। कैच द रेन कैंपेन आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेशनल वाटर पॉलिसी, ये 2012 में आई थी, ठीक है, याद रखना है। एक कौन सी आ जाती है आपके पास, नेशनल वाटर पॉलिसी, जो कि 2012 में हमें देखने को मिलती है, ये भी आई हुई थी। और उसके अलावा अब एक क्वेश्चन गौर करना, यहाँ पे एक क्वेश्चन कहता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई प्रोग्राम है या कोई प्रावधान है किसको बचाने के लिए, पानी के लिए, तो बिल्कुल है बेटा, याद करिए आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है, याद करो, राइट टू लाइफ की बात करता है। तो लाइफ जीने के लिए तो क्या चाहिए भाई, पानी भी चाहिए ना, तो पानी किसके अंदर आ गया, तो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 21 जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है, उसके अंदर आपके पास ये कवर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट के अंदर भी क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, और उसके अलावा स्टेट लिस्ट के अंदर भी आ जाता है क्या, आपके पास वाटर आ जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा इतना याद रह जाए बड़ी बात है, ये इसके साथ कवर कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे आता है यूके का ऑनररी नाइटहुड अवार्ड। जैसे हम भारत रत्न देते हैं तो वैसे अंग्रेजों को शुरू से ही शौक है हमें नाइटहुड बांटने का, ठीक है। चलो हम अच्छा काम करते भी होंगे पर अब तो नाइटहुड का उनकी आदत ही पड़ गई हमें नाइटहुड देने की, ठीक है। क्या कहता है देखो, कहता है नटराजन चंद्रशेखरन, कौन है, चेयरमैन है किसके, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के, इनको क्या अवार्ड दिया गया है, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और किसने दिए यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे अंडर द किंग चार्ल्स थर्ड रेन फॉर हिज सर्विसेज टू यूके और इंडिया के, इंडिया और यूके के जो बिजनेस रिलेशन है उनको ठीक करने में बहुत काम करा था, बिजनेस को बढ़ाया था, इसीलिए इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। उसके अलावा कहता है यहाँ पर द नाइट कमांडर और डेम कमांडर फॉर वुमेन ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये सेकंड हाईएस्ट रैंक है, आप याद रखेंगे। और उसके अलावा ये आ जाता है आपके पास हाईएस्ट रैंक अवार्ड, ठीक है। तो और इसमें कुछ ज़्यादा सीरियस करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक बात लिखी गई है कि 2014 में रतन टाटा को भी क्या मिला था यहाँ पर, वो एक ओनली इंडियन थे जिन्हें क्या दिया गया था, GBE का अवार्ड दिया गया था 1925 में, ठीक है। उसके बाद अदर रेसिपिएंट कौन कौन हुए हैं, तो रतन टाटा, उसके बाद है पंडित रविशंकर, उसके बाद कौन आते हैं आपके पास, जमशेद ईरानी, और ये सब वो लोग हैं बेटा जिनका कंट्रीब्यूशन टाटा एंड स्टील्स के साथ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला मैंने आपको बोला था मनु भाकर के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब गौर करते हैं इनके बारे में और क्या क्या चीज़ें आती हैं वो बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है इंडियन शूटर, क्या नाम आता है बच्चे इनका, मनु भाकर, इनको BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो जब भी हम BBC की बात करते हैं, याद करिए क्या फुल फॉर्म है इसका, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्या नाम है इनका, तो आप याद रखेंगे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्यों मतलब अब इनका हमारे पास क्या रोल है बेटा, तो आपको याद रखना है जो 2024 में क्या हुए थे बच्चे, पेरिस ओलंपिक्स हुए थे, उसमें क्या लेकर आई थी ये, तो शूटिंग में, और शूटिंग भी आई थिंक 10 मीटर था,
10 मीटर एयर इवेंट था वो, उसके अंदर क्या लेकर आई थी बच्चे, ये ब्रॉन्ज लेकर हमारे पास आई थी। और इन्होंने और श्रीजेश, याद आया कुछ कौन है ये, वो जो सॉरी ये और सरबजोत, ठीक है याद रखेंगे आप, इन्होंने और सरबजोत ने मिक्स्ड कैटेगरी में भी क्या लिया था बच्चे, तो क्या जीता था, तो मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर भी ब्रॉन्ज जीता था, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है, क्या जीता था वहाँ पे, ब्रॉन्ज। उसके अलावा पैराशूटर की बात की गई है, अवनी लेखारा वॉज नेम्ड BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, और ये पहली औरत बन जाएंगी या पहली वुमेन बन जाएंगी टू विन 3rd पैरा ओलंपिक मेडल इंक्लूडिंग गोल्ड इन द पेरिस ओलंपिक्स 2024, और उसके अलावा आता है फॉलोइंग गोल्ड एंड ब्रॉन्ज कहाँ पर, टोक्यो ओलंपिक्स में। और BBC के हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, तो लंदन, आप याद रखेंगे, इसके साथ का ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है नीता अंबानी को क्या दिया गया बच्चे यहाँ पे, उनके फिलंथ्रॉफिक का मतलब होता है चैरिटी कह सकते हैं, ठीक है। इनका कहाँ कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इनका एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसके लिए इनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इसके साथ सारा आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई इसमें बारी बातें नहीं है। बस एक चीज़ आपने देखनी है, लिखा है शी 2016 में ये पहली इंडियन वुमेन बनी थी जो कि मेंबर थी किसकी, इंडियन ओलंपिक कमेटी की। और अगर आपको याद होगा बच्चे, ये वही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या कमेटी है जो इंडिया में ओलंपिक्स को करवाती है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। उसके अलावा ये आप पढ़ लेंगे बच्चा, सीधा डेटा है और कुछ भारी बात नहीं है इसके अंदर। अगला स्टार मार्क करने वाला है, क्या नाम आता है बच्चे इसका, स्कॉच अवार्ड। क्या नाम आता है इसका, स्कॉच अवार्ड, ठीक है। देखो बेटा, जितने भी हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनका एक्चुअली में मेन एजेंडा कह सकते हो, या उनका मेन जो कह सकते हैं आप, उनकी लाइफ है वो किसके ऊपर चलती है बच्चा, फॉरेस्ट के ऊपर चलती है। किसके ऊपर चलती है यहाँ पे, फॉरेस्ट के ऊपर। तो उसी फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है बोर्ड है या प्रोजेक्ट है नागालैंड का, उसको अवार्ड दिया गया है, कौन सा वाला, स्कॉच। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब इसे रुक कर पढ़ते हैं, पहले पीछे पढ़ लेते हैं कि स्कॉच क्या है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, कहता है स्कॉच एक हाईएस्ट इंडिपेंडेंट ऑनर है जो स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है 1997 से। क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि किस फील्ड में दे रहे हैं, सॉरी, तो गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशल सेक्टर और उनका कंट्रीब्यूशन इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आइए, कहता है जो 100वीं स्कॉच समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी बच्चे, नई दिल्ली में। और कहता है इस प्रोजेक्ट का, अब नागालैंड की बात करने जा रहे हैं, कहता है नागालैंड प्रोजेक्ट एम्स टू इम्प्रूव फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ताकि इनकम जनरेशन हो सके यहाँ पर, क्या बनाकर, झूम एरिया। झूम अगर आपको पता होगा तो ज्योग्राफी में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। किस में पढ़ा होगा बच्चा आपने से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, ये उसके साथ यहाँ पर कवर किया जाता है। कहता है एंड सपोर्टिंग लाइवलीहुड, क्योंकि बच्चा कुछ ऐसे लोग भी हैं आज भी जो जंगलों से ही अपना जीवन यापन करते हैं, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। कहता है टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 2017 से 27, पर अगर आप बात करें तो इसने यहाँ पर जीत ही लिया है, मतलब ये अवार्ड इसको मिल चुका है, ठीक है। चलिए अब नागालैंड से बनने वाले कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं वो बात यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 दिसंबर 1963 को क्या बना था बच्चे, तो नागालैंड बना था, ठीक है। तो ये आप पहले क्लियर रखेंगे। नागालैंड में एक ट्राइब बहुत मिलती है जिसका नाम क्या आता है बच्चे यहाँ पे, नागाज, ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा आप याद रखेंगे नागालैंड की कैपिटल क्या आती है बच्चे, तो आप याद रखेंगे कोहिमा, इसकी क्या आ जाती है, कैपिटल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये आप क्लियर रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, 1963 से पहले ये किसका पार्ट था, तो याद रखना है ये असम का पार्ट था। 1963 से पहले ये असम का पार्ट था, ठीक है। उसके अलावा आप याद रखेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ, तो म्यांमार के साथ, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और उसके अलावा इसमें एक नेशनल पार्क है यहाँ का जिसका नाम है इनतानकी, क्या नाम आता है इसका, इनतानकी
या इंटैनकी, जो भी आप पढ़े इसको, ये कहाँ पर आता है, तो ये नेशनल पार्क है कहाँ का, नागालैंड का, ठीक है। उसके अलावा एक मेजर फैक्ट यहाँ पे सीख लेते हैं, नागालैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है बच्चे, जिसका नाम क्या आता है, हॉर्नबिल। क्या नाम आता है बच्चे, हॉर्नबिल फेस्टिवल। याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एसएससी में कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे नागालैंड में इसे मनाया जाता है, ठीक है। और कब मनाते हैं इसे, तो 1 से लेकर 10 कह सकते हैं आप यहाँ पे 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में इसे यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास, रिपोर्ट, रैंकिंग और इंडेक्सेस आ जाते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पंचायती राज डेवोल्यूशन इंडेक्स 2024 का ये इंडेक्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस इंडेक्स में क्या बातें की गई हैं पहले समझते हैं इसके बारे में, फिर आते हैं किसके पास यहाँ पर, फिर आते हैं न्यूज़ पे। देखो क्या कहता है, कहता है डेवोल्यूशन इंडेक्स एक रिजल्ट है ऑफ थॉरो रिसर्च, पूरी रिसर्च करने के बाद, और एफिमेरल एनालिसिस ऑफरिंग इनसाइट टू डिसेंट्रलाइजेशन प्रोग्रेस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूटी। मतलब अगर हम बात करें, हमने पावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका भरपूर यूज हो रहा है या उनके साथ कुछ छेड़खानी तो नहीं हो रही है, इसके बारे में इंडेक्स बात करता है। कहता है द इंडेक्स इवैल्यूएट 6 क्रिटिकल डायमेंशन है। पहला, इसका फ्रेमवर्क कैसा है, दूसरा वहां पर काम कैसे चल रहा है, तीसरा फाइनेंसेस कैसे हैं वहां पर, फंक्शनरीज कैसे हैं, कैपिटल बिल्डिंग, अकाउंटेबिलिटी ऑफ दी पंचायत। तो इन सब चीजों के साथ वो यहां पर बात करता है, ठीक है। आते हैं न्यूज़ पे भी, इसके साथ फैक्ट जोड़ लेते हैं पहले ताकि हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए बेटा, जब भी हम बात करते हैं किसकी, जब भी हम पंचायत की बात करते हैं, ठीक है, तो पंचायत के बारे में, या फिर ऐसा लिखा हुआ है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 40। किसके प्रिंसिपल्स हैं ये, तो आप याद रखेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स निकल कर आ जाते हैं। और ये प्रिंसिपल्स कहाँ लिखे गए हैं, तो आप याद रखेंगे डीपीएसपी के अंदर इन्हें रखा गया है। क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिलता है, तो आप गौर करेंगे इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिलता है, 73rd अमेंडमेंट, गौर करना। और 73rd अमेंडमेंट कब का है, तो 1992, आप ये यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और इसी अमेंडमेंट के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 12 शेड्यूल है, उसमें से जो 11वां शेड्यूल है, जो 11th शेड्यूल था, वो इसके साथ यहाँ पर ऐड किया गया था, ठीक है, जिसका काम है पंचायतों के साथ में डील करना, ठीक है। उसके अलावा हर साल 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, तो आप याद रखेंगे नेशनल पंचायती डे हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, याद रखना है। और अगर पंचायतें आ ही गई हैं तो 74th अमेंडमेंट किसके साथ आ जाएगा, तो आप याद रखेंगे 74th अमेंडमेंट 1992 का किसके साथ आता है, अर्बन एरियाज, और अर्बन एरियाज के अंदर आता है म्युनिसिपैलिटीज़। क्या जाता है बच्चे यहाँ पे, म्युनिसिपैलिटीज़, ठीक है। तो ये आप इसके साथ क्लियर रखेंगे, ठीक है। आइए न्यूज़ पे, और न्यूज़ को देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है बच्चे यहाँ पर आपके पास गवर्नमेंट ने रिलीज करा है एक पूरा का पूरा डेवोल्यूशन इंडेक्स, या फिर पावर ट्रांसफर इंडेक्स भी कह सकते हैं, जिसका स्टेटस ऑफ डेवोल्यूशन टू पंचायत एंड स्टेट एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग 2024, ठीक है। क्या कहता है, इस रिपोर्ट पे सबसे ज्यादा अच्छा काम करने वाली पंचायत कौन सी है, कर्नाटका, जिसने क्या करा है यहाँ पर, फंड, फंक्शनरी सब में काम करा है। इसके अलावा सेकंड कौन सी आती है, केरला, थर्ड कौन सी आती है, तमिलनाडु, फोर्थ आती है आपके पास महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है उत्तर प्रदेश, याद रखना है। कहता है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है, IIPA, कौन करता है बच्चे से तैयार, IIPA, जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है इसका, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा कितने सैंपल लिए गए थे, तो 172 पंचायत की अक्रॉस 68 डिस्ट्रिक्ट, और इसमें से इतने को इंटरव्यू किया भी गया, ठीक है। तो इसमें और कोई भारी बात यहाँ पे है नहीं। और उसके अलावा याद रखना है बच्चा आपने, लोएस्ट रैंक किन राज्यों का है, तो लोएस्ट रैंक में एक नाम आपके पास आता है मणिपुर, और एक नाम आता है झारखंड। तो टॉप करने वाले तो क्लियर हो गए ना, टॉप करने वाले तो ये हो गए, तो लोएस्ट कौन कौन से आ गए, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे मणिपुर, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल है, ठीक है।
चलिए, और इसके साथ के जो फैक्ट थे वो मैंने आपको ऐड करा दिए। आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स आया है, ठीक है। तो साउथ कोरियाज सैमसंग हैज़ सिक्योर्ड द टॉप स्पोर्ट इन द ग्लोबल रैंकिंग। सेकंड कौन सा आता है, हमारा रिलायंस, और थर्ड कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, सेकंड आता है आपके पास। और अगर हम गौर करें यहाँ पे, इसका क्या था यहाँ पे, मेड एन इम्प्रेसिव लीप, 11वां स्पोर्ट था, 11वां सपोर्ट राइजिंग फ्रॉम 13th इन 2023, ठीक है। उसके बाद दिस वाज द फर्स्ट टाइम जबकि कोई इंडियन कंपनी इस टॉप 3 की लिस्ट के अंदर आई है, ठीक है। उसके बाद रिलायंस इंडिया का ओनली ब्रांड है, ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ का, बाकी इतने काम का नहीं है, बस आपने अपना वाला यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फोर्ब्स की फिर से टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड 2025 आ चुकी हैं, ठीक है, जिसमें से एक नाम क्या आता है आपके पास, एलाइस कहते हैं इनको, लुइस वॉल्टन, याद रखेंगे आप यहाँ पे, यूएसए की, वॉलमार्ट उसकी फाउंडर आ जाएंगी। उसके बाद अगला कौन आता है, सावित्री देवी जिंदल, इंडिया की है, कौन सा रैंक है इनका, 7th, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आप इसके साथ डेटा बना लेंगे क्योंकि पिछली बार भी ये न्यूज़ में हमारे पास रही थी, ठीक है। तो पिछले हफ्ते भी था ना ये न्यूज़ में, तो आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखना शुरू करते हैं। अगला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, अगला आता है एशियन विंटर गेम्स, और स्पोर्ट्स आता है, स्पोर्ट्स के साथ देखते हैं। देखिए क्या कहता है 9वां एशियन विंटर गेम्स हो चुका है। कहाँ पर हुआ, हार्बिन प्रोविंस, ये कहाँ पर आता है, चाइना में, याद रखना है, ठीक है। कहता है किसने इसे ऑर्गेनाइज करा था, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने। इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन ने भी इसकी मदद करी थी। कितने एथलेटिक्स आए थे यहाँ पे, तो 34 कंट्री से लोग यहाँ पर आए थे। कितने इवेंट थे, तो 64 इवेंट थे, और कितने यहाँ पर थे, तो 11 विंटर स्पोर्ट डिसिप्लिन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन जीता है यहाँ पर, तो चाइना ही जीता है। कितने गोल्ड मेडल है यहाँ पे, 32। उसके बाद आता है सेकंड रैंक पे कौन आता है, कोरिया या रिपब्लिक ऑफ कोरिया, आप याद रखेंगे, ये आ जाता है। उसके अलावा जापान की तीसरी प्लेस आती है, और इंडिया ने अपने बहुत सारे कंटिजेंट या 59 एथलीट भेजे थे, पर इंडिया को कोई मेडल नहीं मिला है। पर अगला फ्यूचर में जो कौन सा होने वाला है, एशियन विंटर गेम है, वो कहाँ पर होंगे बेटा, वो होंगे कहाँ पर, सऊदी अरेबिया में, और कब होंगे, 2029 में, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है आपके पास कि ये एशियन विंटर गेम्स या विंटर गेम्स होते, ये मतलब एशियन गेम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है, ये भी जो एशियन विंटर गेम्स हैं, ये मल्टी स्पोर्ट, याद रखना है आपने, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, ठीक है। और ये भी कितने सालों में होते हैं, तो वंस इन अ 4 ईयर में ये देखे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कहाँ पर हुए थे, तो आप याद रखेंगे सोपारो, क्या नाम, जगह का नाम आता है, सेप्पैरो आता है इसका नाम, सेप्पैरो। और सबसे पहले कहाँ पर हुए थे, जापान में, याद रखना है आपने। और कब हुए थे, तो 1982 होगा, सॉरी 1986 में ये आपके पास यहाँ पर हुए थे, ठीक है। क्लियर हो गया। और याद रखना, ऐसी एक बड़ी बॉडी है, ये तो विंटर गेम आ गया ना, ऐसी एक बड़ी बॉडी है जिसका नाम है एशियन गेम्स। क्या नाम आता है इसका, एशियन गेम्स। और फिर एशियन गेम्स के अंदर ये विंटर समर सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। और एशियन गेम्स सबसे पहले कहाँ पर हुए थे, तो आप याद रखेंगे नई दिल्ली में। और कब हुए थे बेटा, तो आप याद रखेंगे 1951 में, ठीक है। उसके अलावा नई दिल्ली ने एक और सेक्शन होस्ट करा था इसका, कब का, 1982 का, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये भी 4 सालों में एक बार होने वाला इवेंट है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा एक बात याद रखना है बच्चे, जो अब अपने पास जो 20th, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो 20th एशियन गेम होगा, विंटर की बात नहीं कर रही, जो 20th एशियन गेम्स होगा, ये कहाँ पर होने वाला है बच्चे, तो ये जापान में होगा 2027 में, ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। जो 20th एशियन गेम होगा बच्चे, वो कहाँ पर होगा, जापान में। और कब होगा, तो 2027, आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या क्या बोला जा रहा है वो देख लेते हैं। कहता है इंडोनेशिया ने जो है वन देयर फर्स्ट एवर टाइटल, जो कि इसमें आपके पास आता है एट द 4th एडिशन बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 बाय डिफीटिंग 2 टाइम डिफेंडिंग चैंपियंस। और किसे हराया, यहाँ पे चाइना को हराया है, ठीक है। उसके बाद टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था, तो किंगाडो, याद रखेंगे आप, चाइना में। उसके अलावा आता है मोहम्मद, ये जाएंगे कैप्टन
आ जाएंगे इसके, और इसके चाइना वाले के कौन आ जाएंगे, एक तो नाम इनके खतरनाक होते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद है इंडोनेशिया अर्न द कोवेटेड गोल्ड मेडल, चाइना को क्या मिला है यहाँ पर, तो चाइना को सिल्वर ही लेकर जाना पड़ा। जापान और थाईलैंड को क्या मिला है, ब्रॉन्ज, क्या आप यहाँ पर क्लियर रख लेंगे, ठीक है। और बैडमिंटन रिलेटेड कप्स कौन कौन से आते हैं, तो आपको याद होगा कई बार कराया आपको मैंने ऊबर कप, उसके अलावा कराया हुआ है आपको थॉमस कप, ठीक है। उसके बाद आता है रतन टाटा ट्रॉफी, याद रखना है आपने, रतन टाटा ट्रॉफी याद रखेंगे आप इन सबको, किसके साथ, बैडमिंटन के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और ये पढ़ लेंगे बच्चे इसके साथ का, ठीक है। चलिए आगे, अच्छा हाँ एक चीज़ और, ये देखो यहाँ पे कहता है टीम इंडिया भी गई थी, पर वो क्या हो गई थी, एलिमिनेट हो गई थी, किसके बाद, क्वार्टर फाइनल के बाद, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं। अगला स्टार मार्क करने वाला है बेटा, 38th नेशनल गेम्स यहाँ पर किए हो गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। कहता है जो स्पोर्ट्स सर्विस कंट्रोल बोर्ड है, ये एक बोर्ड कह सकते हो आप, ये ग्रुप का नाम कह सकते हो, इसने 38th एडिशन जीत लिया है नेशनल गेम्स का, जो कि कहाँ पर चल रहा था, उत्तराखंड में। कितने मेडल लिए इस बोर्ड ने, तो आप याद रखेंगे 121, जिसमें 68 गोल्ड है और बाकी ये आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस SSCB ने क्या करा यहाँ पे, नेशनल गेम्स को टॉप कराए, याद रखना है आपने। और उसके अलावा SSCB secured द राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी which is awarded to the team that wins the highest number of gold medal at the national game। तो जिस गेम ने क्या जीतना था यहाँ पर सबसे ज़्यादा, आप याद रखेंगे जिसने सबसे ज़्यादा क्या लेने थे, गोल्ड लेने थे, उसको ये ट्रॉफी यहाँ पर नवाजी जानी थी। उसके बाद लिखा हुआ है महाराष्ट्र का क्या रैंक है यहाँ पे, सेकंड है, और उसके अलावा जो है वो आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो महाराष्ट्र का रैंक कितना आता है, सेकंड। उसके बाद हरियाणा है जिसके पास कितने मेडल आए हैं, 153 मेडल्स आए हैं। इवेंट की बात करें तो थीम क्या थी इसकी, ग्रीन गेम्स, याद रखना है आपने, जिसमें क्या क्या किया गया था, इको फ्रेंडली वेलकम किट थी, ई वेस्ट मेडल थे, उसके अलावा ट्री प्लांटेशन फॉर मेडलिस्ट, ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। कर्नाटका के स्विमर जिनका नाम क्या आता है, धिंदी और श्री हरि नटराज, इनको बेस्ट फीमेल एथलीट और बेस्ट मेल का मिला है। और जो अब 39th वाला नेशनल गेम्स होगा वो कौन होल्ड करेगा यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे मेघालय से होल्ड करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो ये जो अभी नेशनल गेम थे 38 वाले, इसका मास्कट क्या था, तो आप याद रखेंगे इसका मास्कट मौली था। क्या नाम था इसका, मौली। आप मुझे बताएंगे मौली क्या है, ठीक है, ये मैंने आपको शायद पहले बताया भी हुआ है। अगला बढ़ते हैं, अगला आता है आपके पास कौन सा वाला सेक्शन, डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस का, ठीक है। चलिए एरो इंडिया का 15th एडिशन हुआ है 2025 में। ये एशिया का लार्जेस्ट, आप इसे क्या कह सकते हैं, ये लार्जेस्ट कह लेंगे आप यहाँ पर, इवेंट था, जो कि कहाँ पर किया गया है, जो कि कहाँ पर हुआ है, बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसकी थीम क्या थी, रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस एक्सपो आपको देखने को मिलता है, जिसमें इन सब चीज़ों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। ये पढ़ लेंगे इसके साथ का। अगला आता है मिलिट्री एक्सरसाइज, कौन सी हुई है, जल थल आरक्षा, इंडियन आर्मी ने इसे ऑर्गेनाइज करा था। कहाँ पर हुई है बच्चे, ये द्वारका में। और द्वारका की जब हम बात करते हैं तो आप याद रखेंगे द्वारका कहाँ पर आता है, गुजरात। और इसे कई बारी क्या कहा जाता है, द्वारका को कहा जाता है लॉस्ट सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्या कहा जाता है, लॉस्ट सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा भी कहा जाता है, ठीक है। और क्यों यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज करवाई गई है, क्योंकि बच्चे एक्चुअली में इस जगह पे सिक्योरिटी का बड़ा थ्रेट है, मतलब थ्रेट थे यहाँ पर, और माना जा रहा था कि इलीगल इंक्रोचमेंट हो रही थी, मतलब बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे होंगे, तो इसके लिए इसको लाया गया था, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, बैंकिंग और इकोनॉमी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेबी ने एक पोर्टल लॉन्च करा है बच्चे, जिसका नाम है आरपीटी पोर्टल। क्या नाम है बेटा इसका, आरपीटी पोर्टल। अब ये क्या है, ध्यान देते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में काम करेगा कौन से वाले सेक्टर में बच्चे, तो ये काम करेगा कहाँ पर, कॉरपोरेट सेक्टर में। तो कॉरपोरेट सेक्टर में और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। आप कह सकते हैं कि एक ऐसा टूल होगा जो एक अंधेरे कमरे में
रोशनी का काम करेगा, मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने में वहाँ पर काम करेगा। और इससे सबसे ज़्यादा जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं उनको बेनिफिट भी देखा जाएगा, ठीक है। और इसी की वजह से नए इन्वेस्टर्स भी आएंगे और ये जो पोर्टल है वो म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह को भी क्या करेगा, सेव करेगा, ठीक है। तो कहता है आरपीटी इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, सर्विस, ऑब्लिगेशंस, ये आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आरबीआई ने सेबी ने अनाउंस करा है अप्रूवल ऑफ न्यू आरपीटी डिस्क्लोजर बाय आईएसएफ, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको भी और इसके बाद यहाँ पर इसे खत्म करते हैं, ठीक है। क्या कहता है देखो, कहता है यहाँ पे माधवीपुरी बुच जो कि कौन है, चेयरपर्सन है सेबी की, इन्होंने क्या कहा है कि आरपीटी डिस्क्लोजर के अंदर अब कुछ और नई चीजें आ गई हैं ताकि और नए तरीके से क्या लाया जा सके, ट्रांसपेरेंसी, और प्रोटेक्ट किया जा सके किसको, इन्वेस्टर को जो पैसा लगाता है। कहता है द न्यू स्टैंडर्ड्स विल रिक्वायर्ड लिस्टेड कंपनीज टू प्रोवाइड मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जिसमें आपका मिनिमम डिस्क्लोजर क्या है आप ये बताएंगे, उसके अलावा आरपीटी कब लेनी है, कब इसका अप्रूवल मिलेगा, सारी चीज़ों के बारे में इसके अंदर बात की जाएगी। द स्टैंडर्ड विल आउटलाइन द मिनिमम डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड व्हेन यू गो टू द शेयर होल्डर फॉर अप्रूवल, ठीक है। तो इतनी खास बात है नहीं इसके अंदर, बस इतना पढ़ लेंगे, ठीक है। और आईएसएफ क्या है तो बच्चे, तो सेबी का ही एक ग्रुप आ जाता है जिसके अंदर पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज का झुंड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा कहता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पे, रेगुलेटरी गाइडलाइंस विद इन द रिस्पेक्टिव सेक्टर्स। और चेयरमैन कौन आते हैं इसके, तो केवी कमाथ, ये आप यहाँ पर क्लियर रख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है, आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं किस पे, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पे, तो ये आप खुद पढ़ लेंगे इसके साथ का, ये आप कवर कर लेंगे, ठीक है। अगला आता है इसके बाद का आरबीआई सुपरसीडेड, ठीक है। क्या हुआ है बच्चे कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल्स है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है सॉरी, उन्होंने मतलब देखा गया वहाँ पे मिस गवर्नेंस और फंड्स की गड़बड़ देखी गई है, ठीक है। इसके लिए आरबीआई ने क्या कर दिया है, इन्हें क्या कर दिया है, सुपरसीड यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लेंगे इसके साथ का भी। अगला आता है ऐसे यहाँ पे एनपीसीआई ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं नए यूपीआई रूल, आप याद रखेंगे, और किसके लिए बच्चे यहाँ पे, ऑटोमेटिक कह सकते हैं आप यहाँ पे एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है। देखो बेटा आपने सबने ना एक चीज़ सुनी होगी, यूपीआई कब आया था, तो पहले आपको याद रखना है यूपीआई हमारे पास कब आया था, सन 2016 में से क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। कहता है नए रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे, चार्ज बैक विल नाउ बी ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अब मैं समझाती हूँ आपको ईजी भाषा में, देखो क्या हुआ है। चार्ज बैक होता क्या है बच्चे, तो चार्ज बैक क्या होता है, एक एक्शन होता है जो बैंक लेता है अगर हमारी कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फंस जाती है या रिवर्स हो जाती है, उसके लिए इसको यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। तो पहले जो चार्ज बैक था बच्चे वो क्या होता था, यहाँ पर वो मैनुअली होता था आपके पास, याद रखेंगे आप। और अब क्या किया जाएगा, अब इसे मैनुअल ना लगाकर अब इसमें इसके अंदर खुद ही यहाँ पर एक वो होगा कंफर्मेशन, एक कह सकते हो क्रेडिट होगा, रिक्वेस्ट होगी, जो सब डिसाइड करेगा कि क्या हमारी जो पेमेंट है वो जेन्युइन है, क्या हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्या हमें फंड वापस आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, ये सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बैंक के पास चीज़ें जाती थी पर बड़ी देर लगती थी, अब ऐसा कुछ भी हमें प्रावधान नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसके साथ का यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है एनओसो का, आ गया आपके पास, एनएसओ ने रिलीज करा है इंडिया का अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब काम नहीं मिल रहा है हमें, सीधी सीधी बात है, जब हमें काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, तो एनएसओ ने इसे लॉन्च करा है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो कौन आ जाते हैं यहाँ पे, तो इंद्रजीत राव, आप याद रखेंगे, ये आ जाते हैं। और ये 25th क्वार्टरली बुलेटिन आपको देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना देखने को मिलता है बच्चे, वो 6.4, मतलब घटा है, तो खैर ये आप याद रखेंगे, पहले कितना था 6.5, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत घटा है। कहता है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मेल्स में अगर हम देखें 15 साल वालों में, तो कहता है वो अभी भी सेम है यहाँ पर, और फीमेल की बात की जाए तो वो 8.1 से यहाँ पर, मतलब पहले 8.6 था, अब कितना हो चुका है, 8.1 हो चुका है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है और ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है। अगला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास, बुक्स, और बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं।
वीडी सावरकर का नाम आप सबने सुना होगा, ठीक है, वीडी सावरकर का नाम आप सबने सुना होगा। तो बुक आई है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, किसने लिखा है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे अरुण शेरोई ने। ये कौन है, तो ये फॉर्मर जो कह सकते हैं मिनिस्टर थी यहाँ पर ITUT के अंदर, उन्होंने इस किताब को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। कौन थे, विनायक दामोदर सावरकर, तो आप याद रखेंगे इंडियन फ्रीडम फाइटर, एक्टिविस्ट, राइटर और प्रेसिडेंट थे बेटा किसके, हिंदू महासभा के। अरुण शेरोई कौन है, तो ये इकोनॉमिस्ट थे वर्ल्ड बैंक के अंदर, और इन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आइए वीडी सावरकर के बारे में 2-4 फैक्ट सीख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास आता है, ठीक है। आप ही के पंजाब के पेपर का 2024 का क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन था कि अभिनव भारत सोसाइटी, गौर करना, अभिनव भारत सोसाइटी का मेंबर कौन था, तो आप याद रखेंगे अभिनव भारत सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय वीडी सावरकर, और कब फाउंड की गई थी, 1904 में, जिसका पुराना नाम मित्र मेला आपको देखने को मिलता है। इसका पुराना नाम क्या था, मित्र मेला, ये आप इसके साथ क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा बेटा इन्होंने बुक लिखी है, याद रखना है आपने, बुक का नाम है जो रिवोल्ट ऑफ 1857 पे आपके पास आती है, जिस किताब का नाम आपके पास आता है द हिस्ट्री ऑफ, बुक लिख लेंगे आप इनकी, द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या नाम आता है किताब का, हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, याद रखना है आपने। और कौन सा वाला इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं बेटा, ये 1857 के रिवोल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इन्होंने एक और किताब लिखी है हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, ठीक है, तो आप याद रखेंगे हिंदुत्व, ठीक है, हु इज अ हिंदू, ये इन्होंने यहाँ पर एक किताब और लिखी हुई है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बच्चे कि 1909 का एक एक्ट आना था जो कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा था, और उस एक्ट के अंदर माना गया था कि इनके ऊपर चार्ज लग गए थे उस 1909 के एक्ट के अंदर कि इन्होंने वहाँ पर मतलब इनका उसको नष्ट करने का पूरा प्लान है, ख़राब करने का उसका पूरा प्लान है, और ये पूरा विद्रोह करेंगे हथियारों के साथ। तो इन्हें कहाँ डाल दिया गया था, काला पानी जेल में, जहाँ पर इनकी क्या हुई थी फिर बच्चे बाद में, वहां पर तो नहीं हुई थी डेथ, पर याद रखेंगे काला पानी, और काला पानी कहां पर आता है बच्चे, अंडमान निकोबार में, ये आपने यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं, अगला सेक्शन आता है डेज, और डेज करके फिर इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, मैमल कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं ये मैमल, और इस मैमल का नाम होता है बच्चे पेंगोलिन। क्या नाम होता है इसका, पेंगोलिन। पेंगोलिन की जब आप बात करते हैं बेटा, पेंगोलिन के ऊपर अगर आप गौर करेंगे, देखो अब ये वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब मनाया जाता है, 15 फरवरी को। क्यों, क्योंकि इसका एक स्केली, अब तुम्हें ये दिख रहा है यहाँ पे ये स्केली जैसा, ठीक है, ये जो स्केली सा टेक्सचर है बच्चे, इसको निकाल कर चाइनीज़ मेडिसिन में यूज़ करते हैं, और उसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है मीट के लिए भी, लोग इसका मीट भी खाते हैं, स्पेशली चाइनीज़ वगैरह में वहाँ क्या करते हैं, मीट वाट भी खाते हैं वहाँ पर। तो इनको बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चे, 15 फरवरी को, याद रखेंगे आप यहाँ पर, एंड मार्किंग द ऑब्जर्वेंस ऑफ 14th पेंगोलिन डे। पेंगोलिन क्या आता है बच्चे, तो आपको याद रखना है, पेंगोलिन क्या है, एक मलाय बर्ड है जिसका नाम आता है पेंगुलुंग से, जिसका मतलब होता है रोलर, और इनके अंदर एक सेल्फ डिफेंस बिहेवियर होता है, और माना जाता है बेटा बड़े शर्मीले होते हैं ये, ठीक है, बड़े शर्मीले होते हैं, इनके दांत नहीं होते हैं, ये क्या क्या खा लेते हैं, तो जैसे चींटियां हो गई, दीमक हो गई, इन सबको खत्म करने का काम ये करते हैं, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इनकी ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इंडिया में अगर आप बात करें तो इंडिया में जो है वो 2 स्पीसीज़ मिलती हैं। वैसे इसकी टोटल कितनी स्पीसीज़ है, तो टोटल 8 स्पीसीज़ है, उसमें से 2 कहाँ पर मिलती हैं, इंडिया में, जिसका नाम आता है द इंडियन पेंगोलिन, याद रखना क्या नाम आता है एक का, द इंडियन पेंगोलिन, क्लियर रखेंगे आप यहाँ पर, और दूसरा आता है चाइनीज़ पेंगोलिन। क्या नाम आता है एक का, चाइनीज़ पेंगोलिन, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, और इसका मीट खाना बड़ा डेलिकेसी माना जाता है बेटा, याद रखना, ठीक है। उसके अलावा अगला आता है टूरिज्म रेजिलियंस डे, ये कब मनाया जाता है, 17 फरवरी को। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं, तो आपको बताया हुआ है 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे हम कब मनाते हैं, 27 सितंबर को। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं, 25 जनवरी को, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या हुआ बच्चे, ठीक है। सोशल जस्टिस को समझने से पहले आप एक बेसिक चीज़ समझो यहाँ पर, जिसका नाम आता है आपके पास क्या, जिसका नाम आपके पास आता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। पहले इस वर्ड को समझो, ठीक है। देखो बेटा, जब समाज के
किसी भी हिस्से के साथ जो बाकी समाज है, मतलब एक ग्रुप है पूरा का पूरा, एक सोसाइटी है, सोसाइटी का एक ग्रुप जब दूसरे ग्रुप के साथ क्या करता है, भेदभाव, तो उसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और उन डिस्क्रिमिनेटेड लोगों को जब हम जस्टिस प्रोवाइड करते हैं तो उसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, सस्टेनेबल सोशल क्या कहा जा रहा है, उसे जस्टिस कहा जा रहा है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को, याद रखना है। और याद रखेंगे थीम क्या थी इसकी, तो स्ट्रेंथनिंग जस्ट अ ट्रांजेक्शन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। कौन बनाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, तो आप याद रखेंगे ये कब बनी है, 1919 में। ठीक है, अब एक बात और है ना, अब एक बात और, अब आप ध्यान देते हैं। ठीक है, देखो इंडिया में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल है, प्रियम्बल के अंदर भी लाइन लिखी हुई है कि आपको जस्टिस दिया जाएगा किस किस मैटर में, सोशल, इकोनॉमिक, और किस में दिया जाएगा, पॉलिटिकल में। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा डीपीएसपी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो किसे बचाने की बात करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 38, जिसके अंदर किसकी बात की गई है, यहाँ पे सोशल इनडिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। ठीक है, और उसके अलावा एक फैक्ट आप और जोड़ सकते हैं कि इंडिया में स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस बनाया गया है। ठीक है, और ये सोशल जस्टिस वाला स्टैच्यू किसका है, तो आप याद रखेंगे BR अम्बेडकर का। और इसे कहाँ पर बनाया गया है, तो इसे बनाया गया है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।